ओके आज जो चैप्टर हम लोगों ने करना है दिस इज चैप्टर नंबर 6 विच इज परफॉर्मेंस मैन असेसमेंट। परफॉर्मेंस को असेस किस तरह किया जाता है और परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सो दीज आर द सोर्सेज जिनके थ्रू मैंने ये डेटा लिया है, जिन बुक्स से मैंने ये डेटा लिया है। द वन इज द बुक बाय डिक ग्रॉटे, द अदर वन इज द हरमन एंग्विंस, and the third one is the Michael Armstrong. These are the objectives. The topics which we are going to cover here is the जो हम करेंगे, then topics would be the assessment tools, methods of परफॉर्मेंस असेसमेंट कौन कौन से होते हैं, इश्यूज क्या आते हैं रेटिंग में, एरर्स कौन कौन से होते हैं परफॉर्मेंस असेस करते हुए, कौन से पोटेंशियल एरर्स हैं जो कि मैनेजर्स मिस्टेक्स कर सकते हैं, जो मैनेजर्स के एंड से एरर्स हो सकते हैं। एंड द अदर वन इज एंड द लास्ट इज द ट्रेनिंग ऑफ रेटर्स, कि उन एरर्स को अवॉइड करने के लिए, उन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम किस किस्म की ट्रेनिंग्स दे सकते हैं रेटर्स को। So these are the few proposed questions. Now, what is performance assessment? Performance assessment is the third phase of an effective performance appraisal system. परफॉर्मेंस अप्रेजल का या यू कैन से कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जो थर्ड स्टेप है वो होता है जी परफॉर्मेंस असेसमेंट। और परफॉर्मेंस असेसमेंट में यही अवेल्युएट किया जाता है कि एक पर्सन ने या एम्प्लॉय ने कितना इफेक्टिवली अपनी जॉब को परफॉर्म किया है, और इसमें इस चीज़ को अवेल्युएट किया जाता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म को भी फिल आउट किया जाता है। डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है वहाँ पे यही सारी इंफॉर्मेशन होती है। ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक अचीव किए, गोल्स किस हद तक अचीव किए हैं आपने, डिजायरेबल बिहेवियर्स किस हद तक थे, जो पॉजिटिव बिहेवियर्स उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं वो क्या है। सो ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस असेसमेंट फेज में आती हैं। नाउ मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं, और जिनके थ्रू हम परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं, और ये मेथड्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी करते हैं ये मेथड्स। और वो कौन से मेथड्स हैं? पहला है जी नैरेटिव असेसमेंट। नैरेटिव असेसमेंट, आप अगर जो नैरेटिव का वर्ड है इसे आप देखो तो ये नरेशन से निकला है, ठीक है। और नरेशंस का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब करना, एक स्टोरी की वे में लिखना। जैसे हमारी बुक्स होती हैं वो नरेट हुई होती हैं, किसी चीज को नरेट करना, सो ये चीज नरेशन से निकली है। नरेटिव असेसमेंट क्या होता है? नरेटिव असेसमेंट में हम सिंपली एक समरी लिख देते हैं, परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हुए लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैसा था, वो हाई परफॉर्मेंस, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बैड परफॉर्मेंस थी, क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों को हम एक नरेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, एक समरी की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें इसको आप सेकंड, इसका नाम आप कह सकते हो कि जैसे हम एक स्टोरी लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम नैरेटिव मेथड में भी एक स्टोरी की तरह ही हम परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस है किस तरह की। और इसमें क्या होता है कि जी इसमें बेस्ट अप्रोच यही होती है, अ, इसमें नैरेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं अपने थॉट्स को, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसे इकट्ठा करते हैं और उसे नोट डाउन कर लेते हैं, उसे पेपर पे लिख लेते हैं, पुट देम डाउन ऑन पेपर, उसे एक रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं, एक स्टोरी की फॉर्म में, एक समरी की फॉर्म में लिख देते हैं। और बेस्ट अप्रोच क्या होती है नैरेटिव असेसमेंट में? बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड मैनेजर वो मिल के इसको प्रिपेयर करें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैनेजर्स अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं, मेमोरी पे रिलाई किया है उन्होंने, अगर साथ साथ नोट डाउन नहीं किया हुआ,
तो वहाँ पे वो मिस्टेक भी कर सकते हैं। सो अगर एम्प्लॉय एंड मैनेजर मिल के इस समरी को बनाएं, मिल के जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पहले सेट किए गए थे, किस हद तक उन्हें अचीव किया गया है, मिल के इस चीज़ को डिस्कस करें, एग्री हो एक चीज़ पे, और देन फिर इस समरी को लिखा जाए, तो बेस्ट अप्रोच ये होती है सो डैट उसमें किसी तरह का भी कोई एरर ना रहे। और दूसरा इसमें लेकिन नैरेटिव असेसमेंट में इश्यूज क्या आते हैं? नैरेटिव असेसमेंट में मसला ये होता है कि समरी लिखते हुए जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो बड़े एब्स्ट्रैक्ट से वर्ड्स मैनेजर्स यूज कर लेते हैं समटाइम्स, जो कि एक क्लियर मीनिंग हमें नहीं दे रहे होते। लेट्स से अगर मैनेजर ने किसी एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस किया है, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हुए उसने लिख दिया वहाँ पे कि ही इज अ वेरी लॉयल पर्सन, या ये अपनी जॉब के साथ बहुत कमिटेड था, या अपनी जॉब के साथ या अपने काम के साथ बहुत लॉयल था, या बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है ये, ही और शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। तो फाइन, एक पर्सन लॉयल है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्कर है, उसने काम किया है, अच्छा काम किया है, फाइन। लेकिन ये जो टर्म्स हैं, ये बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही आपकी परफॉर्मेंस को। अब हार्ड वर्किंग का जो मीनिंग है वो मेरे लिए कुछ है, अब वो सेकंड पर्सन के लिए कुछ है, वो थर्ड के लिए कोई और मतलब है, वो किसी और चीज को हार्ड वर्किंग समझता है। लॉयल्टी का जो वर्ड है, इसके भी डबल मीनिंग्स हैं, और लॉयल्टी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सो इन चीजों को क्लियरली डिस्क्राइब करना कि लॉयल्टी इन व्हाट सेंस, क्रिटिकली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना कि अगर वो हार्ड वर्कर भी है, आपने लिख दिया कि दिस पर्सन या ये एम्प्लॉय बहुत हार्ड वर्कर है, तो हार्ड वर्कर इन व्हाट सेंस, इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूरी होता है। और अगर मैनेजर्स इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं और क्लियरली या क्रिटिकली उन्हें डिफाइन नहीं करते हैं कि ये एक्चुअली में बता क्या रही हैं, मीनिंग क्या दे रही हैं, इनका मतलब क्या है, किस सेंस में इसका मतलब है, तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत ही मीनिंगलेस यू कैन से कि एवेल्युएशन हो जाती है। और इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आपने दे दी हैं कि दैट पर्सन इज अ लॉयल और हार्ड वर्कर, तो वहाँ पे जो फर्दर एक्शंस क्या है, फीडबैक क्या है, गाइडेंस क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कि हमने तो कह दिया कि ये पर्सन लॉयल है, ठीक है, लॉयल है, अब उसको हम फीडबैक क्या देंगे, उसको गाइड हम किस किस वे में उसको गाइड करना चाहिए, इस चीज़ को क्लियर कर डिफाइन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉयल्टी किस सेंस में, हो सकता है कि किसी एक चीज में, जॉब के एक एस्पेक्ट में उसने लॉयल्टी दिखाई हो, दूसरे में ना दिखाई हो। सो आपको ये क्लियरली इसको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बहुत ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट्स यहाँ पे नहीं देनी चाहिए, जो कि यूजुअली मैनेजर्स नैरेटिव असेसमेंट में दे देते हैं, बहुत ही और ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्रिटिकल मीनिंग क्या है, उसको एनालाइज करना, कंक्लूड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देन है जी रेटिंग स्केल मेथड। बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है ये रेटिंग स्केल मेथड, और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, बल्कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में यही मेथड यूज होता है। अब रेटिंग स्केल मेथड क्या है? रेटिंग स्केल्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Rating scale provides a quantitative measure for an objective assessment which helps organizations differenti- uh, differentiate between employees. And they are easy to administer and can speed up performance appraisal for managers. अब rating scale क्या है? Very easy to use, very simple to conduct, बहुत ज़्यादा time consuming। इसके advantages क्या है कि बहुत easy है, बहुत simple है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता मैनेजर्स का, और बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं है रेटिंग स्केल में। इसमें आप
और दूसरा ये कि ये एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आपको दे देता है। लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि मेमोरी पे रिलाय करना, थॉट प्रोसेस, सब कुछ, एक स्टोरी लिखना, एक समरी लिखना, वो चीज़ क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो एक ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। आप एक नंबर्स की फॉर्म में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक रेटिंग, आपके पास एक नंबर आता है जो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को जज कर रहा होता है, या आपकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल जो नंबर दिए होते हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आते हैं। जो एवैल्यूएशन है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपके पास आती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें आप लेवल्स सेट कर लेते हैं, डायमेंशंस आप सेट कर लेते हो, जो भी परफॉर्मेंस डायमेंशंस हैं जिनकी बेस पे आप परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे हो, वो आपने सेट कर ली। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके की बिहेवियर्स क्या हैं आपके, जिनके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है एम्प्लॉयज़ की, उसे आप सेट कर लेते हो। उन डायमेंशंस को आपने सेट कर लिया। डायमेंशंस को सेट करने के बाद आगे आप लेवल्स दे देते हो। जैसे आपको याद होगा, ये बिल्कुल इसी तरह है अगर आप लोगों ने कभी रिसर्च प्रोजेक्ट किया हो, या जैसे हम लोग रिसर्च पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्स भी पढ़ लेते हैं अगर, या हम वैसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चनर्स फिल करवाते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं एम्प्लॉय से, तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेते हैं जिन क्वेश्चंस के लिए हमें डेटा चाहिए। लेट्स से अगर मोटिवेशन है, मोटिवेशन को मेजर करने के लिए आगे कुछ डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस हमने लिख ली, आगे हम एक स्केल बना देते हैं जो लेवल बता रहा होता है कि वो जो डायमेंशन है वो किस हद तक है एम्प्लॉय में, या एम्प्लॉय किस हद तक उसे एग्री करता है। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये लेवल्स हैं, ये रैंकिंग हमने बना दी है यहाँ पे। दीज आर द लेवल्स। सो इसी तरह रेटिंग स्केल में भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले आप परफॉर्मेंस लेवल, जो परफॉर्मेंस डायमेंशंस हैं, आप उन्हें डिफाइन करते हो जिनके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है। परफॉर्मेंस डायमेंशंस को डिफाइन करने के बाद फिर हम आगे एक स्केल बना देते हैं। ठीक है, हम लेवल्स बना देते हैं। 1 से 5 के दरमियान तक हमने रेटिंग देनी है। 1 टू 5, से 1 से लेके 5 तक हमने इनको रेट करना है। या हम इसको एबीसी अल्फाबेट्स भी साइन कर सकते हैं। एबीसी भी हम कर सकते हैं कि जी इसकी परफॉर्मेंस ए बी सी, आपने इनमें से किसी एक को आपने चूज करना है इस पर्सन को अवेलुएट करने के लिए। और जो लेवल्स होते हैं 1 से 5 तक, वहाँ पे लिखा होता है कि जी पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, फेयर, या एक्सीलेंट, या एक्सेप्शनल, या नीड इम्प्रूवमेंट्स। ये इस तरह के जो लेवल्स हैं इनको डिफाइन किया होता है कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी, फेयर परफॉर्मेंस है, इस डायमेंशन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फेयर है, सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, या इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें वहाँ पे डिफाइन की होती हैं, डिफरेंट लेवल्स को डिस्क्राइब किया होता है रेटिंग स्केल में। और इसको एडमिनिस्टर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि डायमेंशंस आपके पास हैं, आपके पास स्केल है। आपने सिर्फ सिंपली 1 से 5 के दरमियान में लोगों को रेट करना है हर डिमेंशन पे, और दैट्स इट। इसमें जो ट्रेड्स हैं वो लिस्ट किए उनको नोट डाउन किया जाता है, और एंड द रेंज ऑफ परफॉर्मेंस वैल्यूज फॉर ईच ट्रेड, उसे जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो भी डायमेंशंस हैं जिनके थ्रू आप उन्हें अवेलुएट करना चाहते हो। लेट्स से आप क्वालिटी एक डायमेंशन है, उस पे आप उनकी परफॉर्मेंस को अवेलुएट करना चाहते हो कि क्वालिटी को इंश्योर किया है या नहीं किया। या रिलायबिलिटी एक डायमेंशन है जिस पे आप उन्हें एवेलुएट करना चाहते हो कि रिलायबिलिटी को इंश्योर किया है या नहीं किया। ये डिमेंशंस आपने डिफाइन कर ली। आगे फिर होगा परफॉर्मेंस लेवल्स या रेंज ऑफ परफॉर्मेंस वैल्यूज हम बना देते हैं, जिसमें जिसमें अनसेटिस्फैक्ट्री टू आउटस्टैंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया, हम 1 टू 5 जब हम रेटिंग करते हैं तो 1 इज फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री, 2 होगा सेटिस्फैक्ट्री, 3 होगा कि फेयर है, 4 होगा कि एक्सीलेंट है, 5 होगा आउटस्टैंडिंग है। सो जो नंबर्स हमने रेटिंग के लिए असाइन किए हुए हैं, हम उनको भी लेबल्स असाइन कर देते हैं। उनके अगेंस्ट भी कुछ लेबल्स होते हैं। वो नंबर्स किसी ना किसी लेबल को, किसी ना किसी रेंज को, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
और देन जो सुपरवाइजर है वो उन्हें सर्कल करता है या टिक करता है उन स्कोर्स को जो कि बहुत जो कि ज़्यादा बेहतर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, और देन एंड पे क्या होता है, उन स्कोर्स को टोटल कर लिया जाता है। लेट्स से अगर जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी पे रेट किया है जी 1, और 1 टू 5 का एक स्केल है और इसके दरमियान आपने रेट करना है एम्प्लॉयज़ को। क्वालिटी है, क्वालिटी डायमेंशन है, क्वालिटी पे आपने रेट किया है उस एम्प्लॉय को 1, और देन है जी रिलायबिलिटी एक डायमेंशन है और रिलायबिलिटी पे आपने उस एम्प्लॉय को रेट किया है 5। तो एंड पे आप क्या करोगे, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए आप इन नंबर्स को ऐड कर लोगे, 1 प्लस 5 6। अब इस 6 का मतलब क्या है, ये जो टोटल नंबर निकलता है हमारा, इस पे भी उस इस पे भी ओवरऑल जो लेबल्स हैं वो असाइन किए होते हैं कि अगर टोटल नंबर हमारे जो ऐड करने के बाद 6 है, 10 आता है या 8 आता है, तो वहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वहाँ पे एरियाज ऑफ इम्प्रूव या ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब है जी इश्यूज विद रेटिंग। ये जो रेटिंग स्केल है इसमें इश्यूज क्या आ जाते हैं रेट करते हुए, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो फॉलो हमें नजर आते हैं। तो वो है जी, रेटिंग्स आर लार्जली सब्जेक्टिव एंड इट इज डिफिकल्ट टू अचीव कंसिस्टेंसी बिटवीन द रेटिंग्स गिवन बाय डिफरेंट managers. Because the notion of performance is often unclear, subjectivity can increase. ऑल्दो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, हमने इसको ऑब्जेक्टिव मेथड कह दिया क्योंकि नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सब्जेक्टिविटी किस सेंस में इंक्रीज होती है? सब्जेक्टिविटी इंक्रीज होती है एरर्स के फॉर्म में। हमने अगर सेम एम्प्लॉय को डिफरेंट मैनेजर्स रेट कर रहे हैं, तो इस रेटिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जी एक मैनेजर ने किसी और वे से रेट किया है, दूसरे ने किसी और वे से रेट किया है, तीसरे ने किसी और वे से रेट किया है। ऑल्दो 1 से 5 के दरमियान में ही करना है, लेकिन किसी ने हो सकता है कि किसी डिमेंशन पे 1 उसको दिया है, 1 रेट किया है, दूसरे ने हो सकता है सेम डिमेंशन पे उसको 2 रेट कर दें। सो कंसिस्टेंसी यहाँ पर अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आपने कह दिया कि जी अगर कोई एक पर्सन एवरेज है या बिलो एवरेज है, इस तरह के वर्ड्स अगर आपने यूज किए हैं, तो क्या मतलब है इन वर्ड्स का? एवरेज मीन्स व्हाट, बिलो एवरेज मीन्स व्हाट? इनको क्लियरली इन टर्म्स को डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये जो बड़ी अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं, ये एवरेज और बिलो एवरेज, और ये जो टर्म्स होती हैं ये बड़ी डीमोटिवेटिंग टर्म्स भी होती हैं एम्प्लॉयज के लिए, कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये बता क्या रहा है स्केल, इस चीज किस चीज को ये एड्रेस कर रहा है। सो इसके लिए और दूसरा इशू ये भी आ जाता है कि इसमें जब आप रेट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज को, आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल पे सिंपली आपने रेट कर दिया, आपने रेटिंग दे दी, रेटिंग करने के बाद आपने एंड कर दिया, टोटल कर दिया एंड दैट्स इट। फर्दर फ्यूचर नीड्स क्या है, डेवलपमेंटल नीड्स क्या है, ये चीज इग्नोर हो जाती है यहाँ पे। हम जो पास्ट की परफॉर्मेंस है सिर्फ उस पे हमारा फोकस होता है, पास्ट की परफॉर्मेंस को हमने एवेल्युएट कर दिया एंड दैट्स इट, हमने अपने रिजल्ट दे दिए। लेकिन फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या डेवलपमेंटल प्लान्स होने चाहिए, अ, किन एरियाज को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं होती। और दूसरा, रेटिंग करते हुए एरर्स ये भी आ जाते हैं, सब्जेक्टिविटी, और जैसे मैंने पहले कहा कि एरर्स की वजह से सब्जेक्टिविटी इसमें ज्यादा होती है। तो वो क्यों ज्यादा होती है? हो सकता है सेम एम्प्लॉय को कुछ मैनेजर्स बहुत ही लीनियंटली रेट कर दें, और हो सकता है कि जो कोई दूसरा मैनेजर है वो सेम एम्प्लॉय को बहुत स्ट्रिक्टली उसको रेट कर दें। सो इस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रहती। सेम एम्प्लॉय को डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट वे से रेट कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फेवरेटिज्म या प्रेजुडाइज बहुत का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है।
और दूसरा इसमें आप क्या करते हो, आपने रेट किया, हर डिमेंशन पे रेट करने के बाद जब हम उसको सम अप करते हैं उन रेटिंग को, तो एक सिंगल नंबर आता है। सो सिंगल नंबर की बेस पे, सिर्फ एक सिंगल नंबर की बेस पे ओवरऑल किसी की परफॉर्मेंस को अवेल्युएट कर लेना, दिस इज नॉट अ राइट वे। ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी कि आपने बहुत ही सिंपल कर दिया है ये प्रोसेस को। और वो जो एक नंबर है वो इफेक्टिवली हो सकता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अवेल्युएट ना कर रहा हो। आप उसकी जो आपने उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, या बहुत ही सुपरफिशियल अवेल्युएशन आपने की है, क्लियरली उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, वो ओवरऑल रेटिंग हो सकता है कि उस एम्प्लॉय की ना बता रही हो। देन है जी फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है एक। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ से आपको इस वर्ड से ही आइडिया हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स्ड का मतलब है कि जबरदस्ती वो एक जो अवेल्युएशन है वो देना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जबरदस्ती जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट बनाई हुई है एम्प्लॉयज को आपने हर हाल में फोर्सली उन्हीं कैटेगरीज में आपने डिवाइड करना है एम्प्लॉयज को। सो ये है क्या, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट मैनेजर्स प्लेस predetermined percentages of ratings into several performance categories। इसमें होती क्या, इसमें होता क्या है कि जी आपने सेवरल जो परफॉर्मेंस कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे पुअर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, सेटिस्फैक्ट्री है, आउटस्टैंडिंग है, उसमें आपने ऑलरेडी पहले डिसाइड किया होता है कि जी इतने परसेंट लोग हमने पुअर की कैटेगरी में डालने हैं, इतने परसेंट लोगों को हमने बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में डालना है, इतने परसेंट लोगों को हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की कैटेगरी में डालना है। सो फोर्सफुली आपने एम्प्लॉयज को वो जो परसेंटेज है एम्प्लॉयज की, उन्हें हर हाल में यहाँ पे कवर करना ही करना है। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में एज यू कैन सी यहाँ पर है क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये है जी एम्प्लॉय कैटेगरीज बनाई हुई है, जिसमें है जी पुअर है आपका, बिलो एवरेज है, गुड है और एक्सीलेंट है। ये क्या है, ये आपकी परफॉर्मेंस कैटेगरीज बनाई हुई है। जैसे कि यू कैन सी, आप इसको देख सकते हो। और देन ये है परफॉर्मेंस कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ये एवरेज है। अब यहाँ पे उन्होंने एक परसेंटेज असाइन कर दिया है। वो परसेंटेज है क्या, कि जो 10% एम्प्लॉयज हैं उन्हें आपने पुअर कैटेगरी में लेके आना है, और जो 40% एम्प्लॉयज हैं उन्हें आपने लेके आना है जी एवरेज एवरेज परफॉर्मेंस में 40% एम्प्लॉयज को आपने लेके आना है, और जो एक्सीलेंट कैटेगरीज में सिर्फ आपने 10% एम्प्लॉयज को लेके आना है। सो ये है जी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी जो परसेंटेजेस आपने डिफाइन की हुई हैं, उतने परसेंट लोगों को उस कैटेगरी में अ, अ, उनको लाए करना या उनको फॉल करना एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये यूजली बेल शेप की फॉर्म में होता है। बेल शेप आप देख रहे हो, बेल शेप का मतलब होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक बेल की फॉर्म में हमें नजर आ रही है। एज यू कैन सी ये बेल की फॉर्म में हमें नजर आएगी। मीन्स कि जो एवरेज में है वो भी आएगा, और दोनों एक्सट्रीम्स पे भी जो परफॉर्मेंस है, दोनों एक्सट्रीम पे, वो एक्सट्रीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी हो सकती है, वो बहुत बैड परफॉर्मेंस भी हो सकती है। सो हर लेवल को मॉडरेटली, जो हर लेवल है उसको आपने कवर करना है इसके अंदर। आप जैसे देख सकते हो कि जी जो एवरेज 40% आपने एवरेज को लेके आना है, 20% बिलो एवरेज को, और 20% आपने गुड कैटेगरी में जो लोग हैं उन्हें, और 10% आपने पुअर में लेके आना है, और 10% में ही आप, और 10% लोगों को ही आपने एक्सीलेंट कैटेगरी में लेके आना है। सो दिस इज अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको कहते हैं, जो बिल्कुल ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दोनों साइडों से इक्वल परसेंटेजेस असाइन हुई होती है, इसे हम बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो यहाँ पर क्या है जी, द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में करस्पॉन्ड टू द नॉर्मल कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन that has been observed to apply to different traits like quality and creativity। नॉर्मल कर्व की यहाँ पे बात हुई है, तो नॉर्मल कर्व का मतलब है ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अम, इसमें होता क्या है, इसमें किस तरह अब इसको रेट किया जाता है। जैसे 5% ए कैटेगरी में आएगा, 15% बी कैटेगरी में आएगा,
60% सी कैटेगरी में आएगा, एंड जो 15% एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आपने डी कैटेगरी में लेके आना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रेट किया जाता है और फोर्सफुली ये जो क्राइटेरियाज़ हैं, ये जो रैंकिंग्स बनाई हुई हैं, इसमें इतने परसेंट एम्प्लॉयज़ को ऐड किया जाता है। सो ये जो अप्रोच है ये ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी एक्सेप्टेबल अप्रोच नहीं होती। एक इस अप्रोच में कंसिस्टेंसी होती है। जैसे हमने पीछे देखा जब हम लोगों ने रेटिंग स्केल को देखा, तो रेटिंग स्केल स्केल का इश्यू उसमें क्या था? रेटिंग स्केल का इश्यू ये था कि उसमें कंसिस्टेंसी को अचीव करना बड़ा मुश्किल है। अब कुछ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं कि किसी सेम मैनेजर के जो मैनेजर है सेम एम्प्लॉय को डिफरेंट रेटिंग से दें। एक बहुत ज़्यादा अच्छी रेट कर रहा है सेम एम्प्लॉय को, दूसरा जो मैनेजर है वो बहुत ही बैड रेट कर रहा है एम्प्लॉय को। सो वहाँ पे कंसिस्टेंसी अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो कंसिस्टेंसी का इश्यू है ये काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है। वो क्यों रिज़ॉल्व हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपने एक प्री डिटरमिन्ड परसेंटेजेस आपने दे दी हैं कि 20% इस कैटेगरी में आएगा, 10% इस कैटेगरी में आएगा, 40 इस कैटेगरी में आएगा, 30 इस कैटेगरी में आएगा। सो यहाँ पे सब मैनेजर्स अगर एक एम्प्लॉय को डिफरेंट मैनेजर्स भी एवेल्युएट कर रहे हैं प्री डिटरमिन्ड परसेंटेजेस की वजह से, उन वहाँ पे फिर वो क्रिटिकली परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद फिर उसी वो जो रेंजेस हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को एंटर किया जाता है, रेट किया जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी ऑल्दो हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये मैनेजर्स और स्टाफ के लिए बहुत ही कोई बहुत एक्सेप्टेबल ये एवैल्यूएशन मेथड नहीं होता। इसको वो पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी आप मुझे अगर लेट्स से अगर आप एम्प्लॉइज़ हैं और आपको ज़बरदस्ती कहा जाए कि जी हमने तो आपको ऐड ही एवरेज की कैटेगरी में करना है। आप आते ही एवरेज की कैटेगरी में हैं, आप किसी और कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। तो फोर्समेंट किसी को भी पसंद नहीं है। और दूसरा मैनेजर्स को भी पसंद नहीं है। हो सकता है कि मैनेजर्स थोड़ा-सा हेसिटेट करते हैं अगर वो अ, किसी को एक गुड कैटेगरी में किसी एम्प्लॉयी को लेके आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये एम्प्लॉयी गुड कैटेगरी में आना चाहिए। लेकिन सिंस एवरेज की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे 40% एम्प्लॉइज़ को आपने कवर करना ही करना है। सो दैट्स द रीज़न कि ये डीमोटिवेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर एम्प्लॉयर्स वॉइस रेज़ नहीं करेंगे इस पे, अ, बोलेंगे नहीं, इसके अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, तो डीमोटिवेट होके वो हो सकता है कि ऑर्गनाइज़ेशन से छोड़ के चले जाएँ या स्विच कर लें ऑर्गनाइज़ेशन को। और ये जो मेथड है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। और सेकेंडली ये मेथड हमें लम्स में भी नज़र आता है। लम्स भी इस चीज़ को फॉलो करता है। इन सेकंड है जी, हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए ना हो क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे रिक्रूटमेंट है या डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, जिनकी जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को। सो इट डज़न्ट मीन कि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में जो फ़ोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बिल्कुल ही बेल शेप होगी। बिल्कुल सेम प्रोपोर्शंस होंगी दोनों साइडों पे, जो परसेंटेजेस हैं वो दोनों साइडों पे सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज भी हो, फोर्स्ड हो, लेकिन चेंज भी हो। और वो जो चेंज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होगी, आपकी डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस क्या हैं, आपकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस किस्म के पर्सन को आपने हायर किया है, किस किस्म की ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स आपने दी हैं, उसकी बेस पे फिर हो सकता है कि ये इसकी जो परसेंटेजेस हैं वो वेरी कर सकती हैं, वो प्रॉपर्ली बेल शेप ज़रूरी नहीं है कि वो ना हो यहाँ पे।
देन है जी पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन आपको जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, कंपैरिजन का मतलब है कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, और पेयर्ड का मतलब है पेयर्स की फॉर्म में कंपेयर करना, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उन्हें। और पेयर्स में आते हैं जी दो लोग, एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, हम अगर जो दो अच्छे बच्चे होते हैं हम उन्हें कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये जो बच्चा है, अगर दो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, हमारी क्लास में, तो हम उनको कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस इससे ज्यादा अच्छी थी, या इसके मार्क्स इस टेस्ट में इस आपसे ज्यादा थे, या इस ये जो दूसरा अच्छा बच्चा है इससे ज्यादा नंबर थे। हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सो यही सेम मेथड यहाँ पे भी है पेड कंपैरिजन में। पेड कंपैरिजन में क्या होता है, इसमें हर एम्प्लॉय एंड जॉब को दूसरे एम्प्लॉय के साथ और दूसरे एम्प्लॉय की जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है। और देन कंपैरिजन ये ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे ही उन्हें कंपेयर किया जाता है, और इसमें और जो परफॉर्मेंस है उसे ओवरऑल एवेल्युएट किया जाता है, और जो जॉब को कंपेयर किया जाता है उसे कंपेयर किया जाता है जी स्किल, नॉलेज एंड टाइम की बेस पे जॉब्स को कंपेयर किया जाता है। लेट्स से कि अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे देख लिया कि जी ये जो एम्प्लॉय ए एंड बी, इनमें से ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा है, किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी है, ओवरऑल हमने इसको रेट कंपेयर कर लिया दोनों एम्प्लॉयज को। और अगर हम जॉब को कंपेयर करने की बात करें तो हम जॉब को किस तरह कंपेयर करते हैं कि जो एम्प्लॉय ए है इसकी जॉब में स्किल, नॉलेज एंड टाइम कितना रिक्वायर्ड था, किस किस्म की स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड थी परफॉर्म करने के लिए। और या जो एम्प्लॉय बी है उसकी जॉब में ज्यादा जो स्किल्स हैं या ज्यादा नॉलेज या ज्यादा टफ जॉब थी, वो इस तरह जॉब्स को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि ये है जी एक फॉर्म है पेड कंपैरिजन चार्ट है कि हम किस तरह एवेल्युएट करते हैं। उसमें आप ये देख रहे हो, ये वो वाले एम्प्लॉयर्स हैं जिन्हें कंपेयर किया जा रहा है, और इन्हें कंपेयर किनके साथ किया जा रहा है, इनके साथ कंपेयर किया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये वाले जो एम्प्लॉयज हैं ये वो हैं जिन्हें कंपेयर किया, इनको हमने रेट करना है, और इनको हमने रेट कैसे करना है, इन कंपैरिजन टू दीज एम्प्लॉयज। इन एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में हमने इनको रेट करना है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस डायमेंशन है वो क्या है, वो है जी क्वालिटी ऑफ वर्क। हम क्वालिटी ऑफ वर्क की बेस पे रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको प्लस और माइनस नजर आ रहे हैं ये कंपैरिजन के लिए नजर आ रहे हैं। प्लस का मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है यहाँ पे, और माइनस का मतलब है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो मारिया है इसे इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है आर्ट के साथ, और कंपेयर करने के बाद पता चला कि जी मारिया की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। देन मारिया की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है सी के साथ, यहाँ पे भी पता चला प्लस का साइन है तो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। देन सबके साथ इसकी परफॉर्मेंस को हमने कंपेयर करना है। इसी तरह ये चक है सी, इसकी परफॉर्मेंस को हमने सबके साथ कंपेयर करना है, फिर डी को हमने कंपेयर करना है, और फिर हमने ई को कंपेयर करना है। हमने रेट इनको करना है, इन लोगों को हमने रेट करना है। और रेट हमने कैसे करना है, इनके कंपैरिजन में हमने इनको रेट करना है। एंड सेम केसेस हेयर, क्रिएटिविटी हमारी एक डायमेंशन है, और हम इन लोग क्रिएटिविटी डायमेंशन की बेस पे हम इन लोगों को रेट करना चाहते हैं, और इन कंपैरिजन में हम रेट करना चाहते हैं। सो जिसके ज़्यादा प्लस साइन आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस होती है, उसकी रैंकिंग हाईएस्ट होती है। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो ये जो बी है इसके प्लस साइन आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सो इसका मतलब है कि जी ये जो मारिया है इसकी हाईएस्ट इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्ट ए जो है वहाँ पे ज़्यादा प्लस साइन नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आर्ट है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस है,
बेस्ट परफॉर्मेंस है इसके। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम वर्टिकली ही क्यों देख रहे हैं परफॉर्मेंस को, हम हॉरिजॉन्टली इन्हें क्यों नहीं देख रहे। तो ये फॉर्म से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो एम्प्लॉय रेटेड, हमने ये जो वर्टिकली ये जो एम्प्लॉयज हैं हमने इनको रेट करना है, और वर्टिकली ये जो नाम लिखे हुए हैं इनका टोटल हमें वर्टिकली ही मिलेगा। और अगर इनके साथ तो हमने कंपेयर किया है और इसका टोटल हमें हॉरिजॉन्टली मिलेगा, जबकि हम इंटरेस्टेड हैं इन लोगों में, इनकी रेटिंग में हम इंटरेस्टेड हैं। सो दैट्स व्हाई हम वर्टिकली इसको देख रहे हैं। देन है जी ऑल्टरनेटिव रैंकिंग मेथड। ऑल्टरनेटिव रैंकिंग मेथड में क्या है कि जी हम ऑल्टरनेशन से निकला है ये वर्ड, ऑल्टरनेट कर करके हमने रैंक करना है एम्प्लॉयज को। और इसमें कैसे होता है जी, हम एम्प्लॉयज जिनकी परफॉर्मेंस को हम एवेलुएट करना चाहते हैं उन्हें सिंपली हम क्या करते हैं जी, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हम बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस जो परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको अवेलुएट किया जाता है यहाँ पे कि ये पर्सन बेस्ट परफॉर्मर था, ये हायर परफॉर्मर पर्सन था, इसकी हाईएस्ट रैंकिंग है, देन लोएस्ट, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट, देन नेक्स्ट लोएस्ट। इस तरह हम इनको रैंक करते हैं। और इस तरह करते करते हम सब एम्प्लॉयज को कवर कर लेते हैं। इसमें इसमें होता क्या है कि जी सबसे पहले हम इंडिकेट करते हैं वो वाला एम्प्लॉय जिसकी सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस होती है, और देन हम उस पर्सन को इंडिकेट करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस सबसे लो होती है। ये करने के बाद फिर उससे नेक्स्ट जो हायर परफॉर्मेंस वाला पर्सन होगा उसे आइडेंटिफाई करेंगे, और देन दूसरी तरफ से जो नेक्स्ट लो लो परफॉर्मेंस वाला पर्सन होगा हम उसको चूज करेंगे, एंड सो ऑन। हम इसी तरह ऑल्टरनेट करते हुए सब एम्प्लॉयज को रैंक कर देंगे। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर जो हाईएस्ट रैंकिंग वाला जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट है उसको आपने आइडेंटिफाई किया। देन आपने जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा लो परफॉर्मेंस थी उसको आपने आइडेंटिफाई किया। ये करने के बाद फिर नेक्स्ट आप जो सेकंड नंबर पे जिसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस थी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, एंड देन दूसरी एक्सट्रीम पे सेकंड नंबर पे जिसकी लॉस्ट परफॉर्मेंस थी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, रैंक करोगे उसको। देन थर्ड नंबर पे फिर जिसकी परफॉर्मेंस आती है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस आती है, उसको आपने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नाम लिख दिया, और देन दूसरे एक्सट्रीम पे जो थर्ड नंबर पे जिसकी लॉस्ट परफॉर्मेंस आती है आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उस एम्प्लॉय को, उसकी परफॉर्मेंस को अवेलुएट किया और उसका नाम लिख दिया, एंड सो ऑन। इसी तरह आपके आप 20 एम्प्लॉयज को एवेलुएट कर रहे हो, 30 को कर रहे हो, 40 को कर रहे हो, आपके सब एम्प्लॉयज इसी तरह आ, आ, वो रैंक होते जाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस को आप एवेलुएट करते जाओगे। देन है जी क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट से ही आपको पता चल रहा है कि जी क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में या ये वो टेक्निक है जहाँ पे एम्प्लॉय के क्रिटिकल बिहेवियर्स को एनालाइज किया जाता है। परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हुए कुछ सर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं जो आपके जॉब परफॉर्म करने के दौरान मैनेजर ने ऑब्जर्व किए होते हैं, और साथ साथ उन्हें वो नोट डाउन भी करता जाता है। मैनेजर उसको उसका रिकॉर्ड रखता है कि जॉब परफॉर्म करते हुए इस पर्सन ने ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था या ये वाला इंसिडेंट हुआ था। देन उस इंसिडेंट की बेस पे वो जो इंसिडेंट्स हुए, वो जो बिहेवियर था तब आपका, उसकी बेस पे एम्प्लॉयज को अवेलुएट किया जाता है, वहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि जी आप वहाँ पे फिर उनके बिहेवियर्स को देखते हुए बताते हो कि वेदर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या ये इससे बेहतर भी हो सकता था। इसमें आपका जो है अब क्या चीज़ें क्रिटिकली ऑब्जर्व की जाती हैं, आप जब आप अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हो तो मैनेजर्स क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में किन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा था,
पॉजिटिव बिहेवियर था या नहीं था, या उससे बेहतर बिहेवियर हो सकता था, या जो आपने स्किल्स आपने वहाँ पे यूज़ की हैं, जो जिन स्किल्स को आपने यूज़ किया है, वो स्किल्स क्या वो क्या एफिशिएंट थी, या उससे बेहतर स्किल्स हो सकती थी, या जो भी इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए हैं वो अच्छे इंसिडेंट्स थे या नहीं थे, जो जॉब पे अकर हुए हैं। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ओवरऑल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर दिया जाता है। अब इंसिडेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं कि इंसिडेंट्स या इवेंट्स किस तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि जी ड्यूरिंग जॉब अगर एम्प्लॉय से किसी दूसरे ने कोई कोऑपरेशन मांगी है तो उसने इनकार कर दिया हो, सो दिस इज अ बैड एटीट्यूड बिहेवियर, ये पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है। या हो सकता है कि उस एम्प्लॉय को कहा हो कि आप ट्रेनिंग के लिए उसको उसको भेजना चाहते हो और उसने इनकार कर दिया हो कि मैं तो ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं करना चाहता। या वो जो एम्प्लॉय है वो सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत रूडली बात कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है। इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें नोट डाउन कर लिया जाता है। और ये सिर्फ नेगेटिव नहीं, अगर पॉजिटिव इंसिडेंट्स भी हैं तो उन्हें भी नोट डाउन किया जाता है। अगर आपने अगर आप अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हो, आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, या आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, बहुत इफेक्टिव डिसीजन आपने लिया है, बहुत इफेक्टिव अप्रोच आपने अडॉप्ट की है जिससे आप अपनी जो क्वालिटी है उसे बेहतर बना सकते हो, तो दिस इज अ पॉजिटिव इंसिडेंट, ये पॉजिटिव बिहेवियर है। आपने इफेक्टिवली अपनी स्किल्स को एक बहुत ही एक फुलेस्ट फॉर्म एट फुलेस्ट आपने अपनी स्किल्स को यूटिलाइज किया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इन इस तरह के जो पॉजिटिव इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें भी नोट डाउन किया जाता है और देन उसकी बेस पे ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर दिया जाता है। जैसे कि जी ये है, इसमें यूजुअली होता क्या है, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे कहा जाता है कि जी एक स्टोरी की फॉर्म में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जॉब को परफॉर्म करने के दौरान। और जो इंटरव्यूअर है वो साथ ही साथ नोट डाउन करता जाता है इंसिडेंट्स क्या हुए जो इंटरव्यूअर ने खुद देखे हैं या जो मैनेजर ने ऑब्जर्व किए होते हैं इंसिडेंट्स, उसकी मेंटल एबिलिटीज क्या है, नॉलेज क्या है, इन सब चीज़ों को अ, वो साथ-साथ ऑब्जर्व जो उसने पहले की होती हैं, उसने एक रिकॉर्ड रखा होता है। और देन वो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन के टाइम पे एम्प्लॉई से भी पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपने ये जॉब किस तरह परफॉर्म की है। जैसे कि ये है जी उसकी एग्जाम्पल है, जैसे आप देख रहे हो कि जी ये उसकी ड्यूटीज, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट कि अगर ये ड्यूटीज हैं कि जी आपने जो प्रोडक्शन फॉर प्लांट है उसे आपने स्केड्यूल करना है, और आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था कि आपने 90% यूटिलाइज करना है मशीन्स को, और आपने जो ऑर्डर्स हैं उन्हें टाइम पे डिलीवर करना है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या आपने इस टारगेट को आपने अचीव किया या नहीं किया, ये आपने टाइमली आपने ऑर्डर्स डिलीवर किए या नहीं किए, आपने मशीनरी को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया या नहीं किया। तो वो जो इंसिडेंट्स हैं वो फिर यहाँ पर नोट कर लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इस पर्सन ने क्या किया, उसने एक नया प्रोडक्शन जो स्केजुलिंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके जो लेट ऑर्डर्स थे, जो ऑर्डर्स पहले लेट जाते थे, उसमें कितने परसेंट डिक्रीज आया, उसमें 10% डिक्रीज आया। सो दिस इज अ पॉजिटिव इंसिडेंट, पॉजिटिव बिहेवियर है। उसकी स्किल्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं कि उसने स्किलफुली उसने क्या किया इस टारगेट को अचीव करने के लिए और ऑर्डर्स को टाइमली डिलीवर करने के लिए। व्हाट ही डिड, उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, उसने खुद एक नया सिस्टम बनाया जो उसकी स्किल्स को शो कर रहा है, और उसने क्या किया, जो लेट ऑर्डर्स थे उसमें 10% डिक्रीज आया, मींस उसने जल्दी ऑर्डर्स डिलीवर करना शुरू कर दिए थे। सो जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लिया जाता है और देन इसकी बेस पे परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है। देन है जी बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम बार्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है जी, इन ये सबसे ज्यादा
बेस्ट इन्हें कहा जाता है, इन्हें बेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बार्स में क्या होता है जी, आप इसमें नैरेटिव्स, जो नैरेटिव असेसमेंट है वो, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एंड रेटिंग स्केल, ये तीनों का मिक्सचर होता है। इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके पास नरेशंस भी आ जाती हैं, स्टोरी की फॉर्म में भी आप परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हो, और इसमें आप जो क्रिटिकल बिहेवियर्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, आप उन्हें भी आइडेंटिफाई करते हो। सो बार्स क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैरेटिव असेसमेंट, रेटिंग स्केल असेसमेंट एंड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इन तीनों का मिक्सचर होता है बार्स। और बार्स में इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जिसके बेनिफिट्स ये हैं कि जी एक बहुत ही एक्यूरेट टूल हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। एक्यूरेट टूल क्यों आता है? एक्यूरेट टूल इसलिए आता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर हम उनको न्यूमेरिकली भी एवेल्युएट कर रहे हैं। हम उनके जो रेटिंग्स के जो नरेशंस हैं, हम एक स्टोरी एवेल्युएट भी कर रहे हैं, स्टोरी के फॉर्म में, समरी के फॉर्म में भी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे हैं, और हम जो की क्रिटिकल बिहेवियर्स थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और दूसरा जी, यहाँ पे क्लियर स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें क्लियरली पता होता है कि दीज आर द स्टैंडर्ड्स, और इन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हमने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है। एंड सेकंड, फीडबैक। फीडबैक यहाँ पे बहुत क्लियर कट होता है, क्योंकि जब आपको रेट किया जाता है, आपको स्टोरी के फॉर्म में समराइज किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस को, और साथ ही जो क्रिटिकल बिहेवियर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, तो फीडबैक बहुत क्लियर कट फीडबैक होता है। सेकंड है जी, इंडिपेंडेंट डायमेंशंस होती हैं। कोई भी एक डायमेंशन, परफॉर्मेंस डायमेंशन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंटली सब डायमेंशंस को, जितनी परफॉर्मेंस की डायमेंशंस हैं जिनके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे हैं, सब पे इंडिपेंडेंटली उनको एम्प्लॉयज को एवेल्युएट किया जाता है। और दूसरा जी, कंसिस्टेंसी होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पर प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि यहाँ पे एरर्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। एक अगर सेम एम्प्लॉय को डिफरेंट मैनेजर्स भी अगर रेट कर रहे हैं बार्स यूज करते हुए, इस रेटिंग स्केल को यूज करते हुए, तो एक जैसे रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जी लीनियंसी एरर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है कि हर कोई बहुत या आप एम्प्लॉयज को बहुत लीनियंटली आप रेट कर दो यहाँ पे। ये इसमें होता क्या है बार्स में? सबसे पहले जी, ये बनाया कैसे जाता है बार्स में? इसमें दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा दोनों इंक्लूड होता है। क्वालिटेटिव का मतलब है जो नरेशंस आ गए, जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स आ गए, और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जो हमने 1 2 3 4 5 6 रेट किया है, वो रेटिंग आ जाती है इसमें। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं जी, इसमें एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हर डायमेंशन के साथ कंपेयर किया जाता है, और देन उसको रेट किया जाता है। इसमें आप पहले स्टेप में आप क्या करते हो? आप जितने क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, आपके जितने क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं, आप उन्हें नोट डाउन करते हो। नोट डाउन करने के बाद उन्हें फिर एम्प्लॉय के साथ जो जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स नोट डाउन करने के बाद फिर आप उन्हें कंपेयर करते हो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ, और देन फिर आप उन्हें 1 से 9 के दरमियान रेट कर देते हो। और इसमें होता क्या है कि जितने क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स होते हैं, जो आपने जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले आपने वो आइडेंटिफाई किए। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उन सब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स को आप फर्दर जो परफॉर्मेंस डायमेंशंस होती हैं उनमें डिवाइड कर देते हो। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायमेंशंस होती हैं उनमें डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद फिर आप क्या करते हैं उसमें, फिर हम एक स्केल बना लेते हैं कि 1 से 9 के दरमियान में हमने रेट करना है, या 1 से 10 के दरमियान में हमने रेट करना है। ये है जी बार्स। किस तरह इसको किया हुआ है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। ये है एक रेटिंग स्केल, 1 2 1 से 7 तक इसको रेट किया हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, जो रेटिंग स्केल हमारा क्या है, 1 से 7 है। 1 से 7 के दरमियान रेट करना है एम्प्लॉय को हमने। और अब ये जो स्केल है ये हमें बता क्या रहा है, ये क्रिटिकल इंसिडेंट्स हमें बता क्या रहा है, या जो हमें ये जो स्केल्स हैं ये किन डायमेंशंस को बता रहे हैं। जो 6 और 7 है ये बताएगा कि जी अगर उसने जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सीड कर ली है, और 5 4 3 जो है ये लेवल्स बताएगा कि जी अगर उसने सिर्फ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को उसकी थी, और ये जो 1 2 है अगर उसकी लो परफॉर्मेंस थी। ये कैटेगरीज इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आगे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये है जी यहाँ पे आपकी है नैरेटिव असेसमेंट और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस को समराइज भी किया है, और परफॉर्मेंस को एक समरी में लिखने के साथ साथ जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं आपके जिस कैटेगरी में वो आते हैं वहाँ पे आपने वो भी नोट डाउन किया हुआ है आपने। अब कैसे नोट डाउन किया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जी ओनली सम टाइम मीट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये अक्सर ऑनरशिप नहीं लेता था ऑफ मिस्टेक की, या ये दूसरों को ब्लेम करता था। ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स है ना, कि उसका बिहेवियर कैसा रहा, बजाय इससे कि वो अपनी गलती खुद माने उसने दूसरों पे ब्लेम कर दिया है, या वो एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट नहीं करता ये जो पर्सन है, या इसने अपनी असाइनमेंट्स को प्रॉपर्ली या टाइमली उन्हें कंप्लीट नहीं किया था, या एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा थे। दीज आर द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स। और इन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स को एक उन्होंने नरेशन एक समरी की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। सो ये है जी बार्स। बार्स में तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यूज के अगेंस्ट वो किस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को प्रेजेंट कर रही हैं ये भी हमें पता चल गया। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सीड कर गया है, और आगे उसके क्रिटिकल उनके बिहेवियर्स क्या थे वो सब एग्जाम्पल्स दे के एक समरी यहाँ पर लिखी हुई है। देन है जी लास्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसे हम एमबीओ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अ, हम जो स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स हैं हर एम्प्लॉय के उन्हें हम डिफाइन करते हैं, और उन्हें डिफाइन करने के बाद फिर कंटिन्यूस बेसिस पे उन्हें रिव्यू किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। दिस इज़ अ बेस्ट अप्रोच, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच होती है। टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच इसलिए है कि पहले आपने गोल्स अचीव किए, गोल्स अचीव करने के बाद आप साथ-साथ पीरियडिकली उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी प्रोग्रेस को आप रिव्यू करते जाते हो। इसमें क्या है जी, आपकी ये जो मेथड है इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है। रिजल्ट आपके क्या निकले, किस हद तक जो वर्क ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको एम्प्लॉयज ने अचीव किया है, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। गोल्स दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, और जब एक दफ़ा ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाते हैं देन एम्प्लॉय जो है वो खुद भी साथ-साथ अपनी परफॉर्मेंस को जज करता है, और आइडेंटिफाई करता है कि उसे कौन-सी स्किल्स चाहिए, और इसके साथ-साथ वो खुद अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को वो आइडेंटिफाई करता है, और खुद वो मॉनिटर करता है अपनी प्रोग्रेस को, अपनी डेवलपमेंट को वो मॉनिटर करता है, और दूसरी तरफ से जो मैनेजर है वो भी मॉनिटर कर रहा होता है। अ, अब इसका प्रोसेस क्या होता है जी, सबसे पहले इसमें गोल्स को एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे गोल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, और उन गोल्स के जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगे सबऑर्डिनेट के साथ उन्हें डिसाइड किया जाता है। देन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करने के बाद आपके एम्प्लॉयज़ की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद फिर फ्यूचर में आपके नए गोल्स क्या होंगे, डेवलपमेंटल नीड्स क्या होंगी, उन्हें डिफाइन किया जाता है।
इसके एडवांटेजेस क्या है जी, ये ज़्यादा सूटेबल है मैनेजरियल पोजीशंस के लिए। ये हर पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं होता, ये मैनेजरियल पोजीशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और दूसरा जी, इसमें आपकी जो मेरिट पे सिस्टम, जो मेरिट है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट इसमें किया जाता है। उसको प्रमोट क्यों किया जाता है कि जी इसमें आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हो, देन उन गोल्स के अगेंस्ट ही आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है। ये है जी मैं एमबीए बाय ऑब्जेक्टिव। फिर है जी 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल का हमें पता है कि ये क्या होता है। 360 डिग्री अप्रेजल है जी जिसमें हम आपके सुपरवाइजर से भी डेटा लेते हैं, आपके कस्टमर्स, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो पीयर्स हैं, उन सब से डेटा लिया जाता है। जितने लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है उन सब से डेटा लिया जाता है। और ये और 360 डिग्री अप्रेजल में होता क्या है कि जी इसमें बेसिकली एनोनिमसली डेटा लिया जाता है। एनोनिमसली डेटा इसलिए लिया जाता है सो डैट बाद में एम्प्लॉयज़ के दरमियान या कोलीग्स के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, या किसी की रेटिंग कोई बहुत ज़्यादा ग्रजेस ना कोई निकाल दे यहाँ पे। जैसे कि ये है, एक इंडिविजुअल को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, मैनेजर भी कर रहे होते हैं, पीयर्स भी कर रहे होते हैं, इंटरनल कस्टमर्स भी कर रहे होते हैं, और जिनको वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है वो भी एवेल्युएट कर रहा होता है। और समटाइम्स तो जो एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं उनसे भी डेटा ले लिया जाता है। देन है जी रेटिंग एरर्स। रेटिंग एरर्स कौन-कौन से होते हैं, किस किस्म के रेटिंग एरर्स एवेल्युएट करते हुए आ जाते हैं, इसको अब हमने आगे डिस्कस करना है। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स का मतलब है कि जो आपने स्कोर दिया है एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हुए, जो स्कोर आपने दिया है, या तो आपने उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया या डिफ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर दे दिए हैं या बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर दे दिए हैं आपने। सो ये यहाँ पे एरर्स आ जाते हैं। एरर्स 2 तरह के होते हैं जी, ये इंटेंशनल एरर्स भी हो सकते हैं और अनइंटेंशनल एरर्स भी हो सकते हैं। इंटेंशनल एरर्स इंटेंशनल एरर्स होते हैं कि अगर आप कोई बैड टर्म्स नहीं चाहते हो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, तो आपने उनको अच्छा रेट कर दिया, सबको अच्छा-अच्छा रेट कर दिया, या आपने ग्रजेस निकाले हैं जानबूझ के। अगर आपको ग्रजेस हैं तो आपने बहुत ही बैड रेट कर दिया, या आपने बिल्कुल एक न्यूट्रल अप्रोच जानबूझ के आप अडॉप्ट कर लेते हो कि ना अच्छा रेट करो ना बुरा रेट करो, ना किसी एम्प्लॉय को कोई शिकवा होगा और ना ही कोई ग्रजेस वाली बात यहाँ पर आएगी। ये होते हैं जी इनटेंशनल एरर्स होते हैं। और जो अनइंटेंशनल एरर्स होते हैं वो एरर्स होते हैं जो कि अनइंटेंशनली आपसे अकर हो जाते हैं एरर्स। ये एरर्स होता है कि जी आपने जो इन्फॉर्मेशन, आपको कोई परफॉर्मेंस उसकी याद नहीं आ रही, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आपकी मेमोरी पे आपने सिर्फ रिलाई किया है, तो आपको याद नहीं आ रहा कि इस पर्सन की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही, या किस मौके पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, या अगर आपने हाँ, वो याद करना उस चीज़ को कि अच्छा जी ये पर्सन ने ओवरऑल कैसे परफ़ॉर्म किया है। अ, अगर आप अपनी मेमोरी पे रिलाय कर रहे हो, क्योंकि इन चीज़ों को याद करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे फिर वो अनइंटेंशनली आप जो फिर आपको लग रहा होता है कि इसकी परफ़ॉर्मेंस ऐसी रही है, जो आपको याद होता है, उसके बेस पे फिर आप उसको रेट कर देते हो। अब ये है जी एरर्स किस वजह से होते हैं, रेटिंग इन्फ्लेशन है, रेटिंग डिफ्लेशन क्यों होती है, हम रेटिंग ज़्यादा क्यों अच्छा रेट करते हैं, वो करते हैं जी सो डैट हम मैक्सिमाइज़ कर सकें मेरिट या रिवॉर्ड्स को, एम्प्लॉइज़ को एनकरेज कर सकें, या हम जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं उन्हें, या जो बैड रिकॉर्ड्स हैं उन्हें अवॉइड कर सकें, एम्प्लॉइज़ के साथ कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर सकें, और हम जो अनडिज़ायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें आउट ऑफ द यूनिट हम उन्हें प्रमोट करें, या हम जो मैनेजर है वो खुद को अच्छा दिखने के लिए एम्प्लॉय सुपरवाइजर की नज़र में कि मैंने तो बहुत अच्छे से मैनेज किया है, वो कर देता है। और रेटिंग को डिफ्लेट क्यों किया जाता है, कम रेट क्यों किया जाता है एम्प्लॉयज़ को लेसन सिखाने के लिए भी हो सकता है, उसे
एक मैसेज भी दिया जा सकता है कि जी ये जो एम्प्लॉय है, अगर इसने अपनी परफॉर्मेंस ठीक ना की तो इसे निकाला भी जा सकता है, या पुअर परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बिल्ड करने के लिए, या उस एम्प्लॉयज़ को थोड़ा शॉक दिलाने के लिए भी कि यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को किसी भी तरह से रेट किया जा सकता है। सो दीज आर द रीजंस के रेटिंग को इन्फ्लेट या डिफ्लेट क्यों किया जाता है। फिर है जी कोई ये एरर्स हैं। एरर्स कौन-कौन से होते हैं? पहला है जी सिमिलर टू मी एरर। सिमिलर टू मी एरर क्या होता है? सुपरवाइज़र रेट करता है एम्प्लॉयी को, अगर उसको लगता है कि एम्प्लॉयी बिल्कुल उसके जैसा है, उसका एटीट्यूड, एम्प्लॉयी की पर्सनैलिटी, उसकी प्रेफ़रेंसेस, उसकी वर्किंग हैबिट्स वो बिल्कुल सुपरवाइज़र के जैसी ही हैं। तो इस बेस पे जो मैनेजर है वो उस सुपरवाइज़र को अ, अच्छा रेट कर देता है, उसे रेटिंग अच्छी दे देता है, उसकी हाई परफॉर्मेंस रेट कर देता है उसे। अगर सेम जेंडर के लोग होते हैं तो वहाँ पे सेम कास्ट के लोग हैं, सेम रेस के लोग हैं, सेम एथनिसिटी के लोग हैं, तो वहाँ पे फेवरेटिज्म आ जाता है और वहाँ पे उन्हें लगता है कि ये हमारे जैसा ही पर्सन है, इसकी वर्किंग हैबिट्स हमारे जैसी हैं, तो इसकी बेस पे फिर उसकी परफॉर्मेंस को वो रेट कर देते हैं। कंट्रास्ट एरर क्या होता है? कंट्रास्ट एरर होता है कि जब कंट्रास्ट एरर क्या होता है, जब बजाय इसके कि जो मैनेजर है एम्प्लॉय को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनके अगेंस्ट उन्हें रेट करे, एवेल्युएट करे उनकी परफॉर्मेंस को, कंट्रास्ट एरर में एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं मैनेजर्स कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस दूसरे एम्प्लॉय से ज़्यादा बेहतर थी तो उसको ज़्यादा हाई रेट कर दिया जाता है, या दूसरे की परफॉर्मेंस तीसरे से उसकी परफॉर्मेंस लो थी, कंपैरिजन में रेट कर दिया जाता है। फिर है जी लीनियंसी एरर। लीनियंसी एरर क्या होता है कि जी अगर आप बहुत लीनियंटली एरर रेट कर रहे हो एम्प्लॉय को, और लीनियंटली रेट करने का मतलब ये है कि आपने बहुत ही हाई नंबर दे दिए हैं, हाईली रेट कर दिया है, हाई परफॉर्मेंस, बहुत खुले हाथ से आप रेट कर रहे हो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, बहुत लीनिएंट हो के आप नंबर दे रहे हो उन्हें। देन जी स्वेरिटी एरर है। स्वेरिटी एरर क्या होता है? स्वेरिटी एरर ये होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेट कर रहे हो, आप एम्प्लॉय को बहुत लो रेटिंग आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, तो ये स्वेरिटी एरर होता है। और जो स्वेरिटी एरर है ये रेटिंग डिफ्लेशन में आता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है रेटिंग कम करना। फिर है जी सेंट्रल टेंडेंसी एरर। सेंट्रल टेंडेंसी एरर क्या होता है कि ना तो आपने बहुत ज़्यादा हाई रेट किया है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने लो रेट किया है, आप एक एवरेज स्कोर एम्प्लॉय को दे देते हो। फिर है जी हेलो एरर। हेलो एरर क्या होता है कि जी अगर एम्प्लॉय ने किसी एक परफॉर्मेंस डिमेंशन पे हाई स्कोर लिया है, तो किसी एक परफॉर्मेंस डिमेंशन में हाई स्कोर लेने की वजह से उसको बाकी डिमेंशंस पे भी हाई स्कोर ही दे दिए जाते हैं। दिस इज अ हेलो एरर। हो सकता है कि अगर एक पर्सन क्वालिटी में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, क्वालिटी इंश्योर करने में, अ, तो पॉसिबल है कि रिलायबिलिटी में वो अच्छा ना हो, या अगर उसका क्वालिटी तो उसने इंश्योर कर ली है, लेकिन उसने टारगेट्स को अचीव नहीं किया। पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक पर्सन ने एक डिमेंशन में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो दूसरी डिमेंशन में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ये हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हेलो एरर क्या होता है कि अगर एक डिमेंशन में एम्प्लॉय के ने अच्छा स्कोर ले लिया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो उस एक डिमेंशन के बेस पे बाकी डिमेंशंस पे भी मैनेजर्स उसको अच्छा ही रेट करते हैं, चाहे बाकी डिमेंशंस पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। सो दिस इज अ हेलो एरर। देन है जी प्राइमेसी एरर। प्राइमेसी एरर क्या होता है? प्राइमेसी एरर ये प्राइमरी से निकला है। प्राइमरी से निकला है जी प्राइमेसी एरर। और प्राइमरी का मतलब क्या है? जो आप डेटा कलेक्शन करते हुए, जो आप इंफॉर्मेशन उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हुए आपने जो डेटा इकट्ठा किया होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा जो इकट्ठा किया होता है, जो इनिशियल फेजेस में आप डेटा इकट्ठा करते हो, स्टार्ट की फेजेस में जो आप परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हो, आप उसकी बेस पे ही ओवरऑल उसको रेट कर देते हो। दिस इज अ प्राइमेसी एरर।
देन है जी नेगेटिव एरर्स। नेगेटिव एरर्स क्या होते हैं? नेगेटिविटी एरर्स का मतलब ये है कि जहाँ पे रेटर्स नेगेटिव इंफॉर्मेशन या जो नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं उन पे ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा वेट असाइन कर देते हैं, और पॉजिटिव या जो न्यूट्रल इंफॉर्मेशन होती है उनको कम वेट असाइन करते हैं। स्टीरियोटाइप एरर। स्टीरियोटाइप एरर क्या होता है? जब आप किसी जेंडर की बेस पे, किसी ग्रुप की बेस पे आप बायसनेस कर रहे हो, तो उसकी बेस पे ये एरर आता है। When a supervisor has an oversimplified view of individuals based on group membership, या आपने जेंडर की बेस पे, कोई एक फीमेल का ग्रुप है तो एक जेंडर की बेस पे आपने जो है क्योंकि स्टीरियोटाइप, कुछ लोग स्टीरियोटाइप होते हैं कि फीमेल्स को पसंद नहीं करते हैं, उनकी जॉब को फीमेल्स का जॉब करना पसंद नहीं होता है उन्हें, और वर्क प्लेस पे अगर फीमेल्स जॉब भी कर रही हों तो वो इतने नैरो माइंडेड होते हैं कि उन्हें वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता कि फीमेल हमारे साथ यहाँ पे काम कर रही है। सो इस ये स्टीरियोटिपिकल सोच की वजह से वो फिर रेट भी उनको वैसा ही कम या ज्यादा करते हैं। रीसेंसी एरर, ये प्राइमेसी एरर का बिल्कुल ऑपोजिट है। रीसेंसी एरर, रीसेंसी एरर क्या होता है? जब हम परफॉर्मेंस डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो जो स्टार्ट में हमने परफॉर्मेंस डेटा इकट्ठा किया है उसकी बेस पे बाकी ओवरऑल एम्प्लॉय को रेट कर देना, दिस इज अ प्राइमेसी एरर। और रीसेंसी एरर होता है कि अगर जो लास्ट पोर्शन, जो लास्ट स्टेजेस पे आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी की होती है लास्ट स्टेजेस पे, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसकी बेस पे आप ओवरऑल एम्प्लॉय को रेट कर देते हो। ये है जी रीसेंसी एरर। फिर है जी फर्स्ट इंप्रेशन एरर। फर्स्ट इंप्रेशन एरर क्या होता है? फर्स्ट इंप्रेशन एरर है जी जब occurs when raters make an initial favorable or unfavorable judgment about an employee or then ignore subsequent information that does not support the initial impression. फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये वही वाली चीज है यहाँ पे, और मैनेजर्स भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन का मतलब क्या है? अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन एम्प्लॉय का अच्छा है आप पे, आपके जो इनिशियली जो आपने जज किया है एम्प्लॉय को, वो अच्छा आपने जज किया, वो फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है, उस इनिशियल जजमेंट की बेस पे ही आप एम्प्लॉय को ओवरऑल रेट कर देते हो। बाकी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। बाकी आप वो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, आप उस इंफॉर्मेशन को नहीं देखते। पहला इम्प्रेशन, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अगर अच्छा रहा है तो आप बाकियों में भी उसको अच्छा ही रेट करोगे। अगर पहला इम्प्रेशन ही उसका बुरा रहा है तो आप बाकियों में भी उसको बुरा ही रेट करोगे। और ये जो एक मिथ है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, दिस इज अ मिथ। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन हम पे बहुत अच्छा है तो उसका लास्ट इम्प्रेशन भी हम पे अच्छा ही होगा। या अगर एक फर्स्ट पर्सन का जो अगर किसी पर्सन का फर्स्ट इम्प्रेशन हम पे अच्छा नहीं है तो उसका बाकी जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी बैड ही हुई होगी। देन है जी स्पिल ओवर एरर। स्पिल ओवर एरर का मतलब है कि जी स्पिल ओवर एरर अकर्स व्हेन स्कोर्स फ्रॉम प्रीवियस रिव्यू पीरियड्स अनजस्टली इन्फ्लुएंस करंट रेटिंग्स। स्पिल ओवर का मतलब है कि जो आपने पिछले साल आपने परफॉर्मेंस असेसमेंट की, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की, उस पिछले साल के जो स्कोर्स हैं उनकी बेस पे आप इस साल के जो है इस साल भी आप उनको उसी की बेस पे आप एवेल्युएट कर रहे हो या रेट कर रहे हो एम्प्लॉयज को। देन है जी एट्रीब्यूशन एरर। जैसे कि अगर मैं स्पिल ओवर की आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर एक सुपरवाइजर है, उसने एक उसकी असम्पशन है कि जी पिछले साल ये एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मर था, तो अगर एक एम्प्लॉय लास्ट ईयर बेस्ट परफॉर्मेंस था तो ज़रूरी नहीं होता कि वो अगले साल भी अच्छा ही परफॉर्मर होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं।
हम अगर आप अगर स्टूडेंट्स भी हैं, अगर एक स्टूडेंट ने एक सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म किया है, हाईएस्ट जीपीए ले लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड सेमेस्टर में भी हाईएस्ट जीपीए ही लेगा। लेकिन अगर हम उसको हाईएस्ट जीपीए इसलिए दे दें कि जी फर्स्ट सेमेस्टर में इस बच्चे का हाईएस्ट जीपीए था, तो इसलिए अब भी इसका हाईएस्ट ही आना चाहिए क्योंकि ये अच्छा बच्चा है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क होती है। इस बेस पे अगर हम उसको रेट कर देते हैं तो दिस इज़ अ स्पिल ओवर इफ़ेक्ट होता है ये। एंड एक और चीज़ इसमें ऐड करें कि ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन एरर है, ये बिल्कुल सिमिलर टू मी एरर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बिल्कुल उसी की तरह का ही एरर है। जैसे कि क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन बेसिकली क्या होता है, वो बेस कर रहा होता है जी सिमिलरिटी पे। जितना एक पर्सन हमें हमें एक पर्सन का फर्स्ट इम्प्रेशन फेवरेबल कैसे होगा? फर्स्ट इम्प्रेशन फेवरेबल वो तभी होगा जब उसका जो बिहेवियर है या जो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो हमें फेवरेबल कोई चीज़ हमें तभी लगती है अगर वो हमारे बिहेवियर से मिलती जुलती होती है। कोई चीज़ हमें तभी अच्छी लगती है जब वो हमारे पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही होती है या हमारे जैसी ही होती है, हमारी परसेप्शंस के साथ मैच कर रही होती है, हमारे टेस्ट के साथ मैच कर रही होती है, तभी वो चीज़ फेवरेबल होती है। लेकिन अगर वो चीज़ फेवरेबल नहीं है तो हमें वो अच्छी भी नहीं लगती। सो ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन एरर है, अगर तो वो सिमिलर टू मी एरर जो हमने पहले पढ़ा है, ये उसी के जैसा ही है। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन फेवरेबल है, आपको लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल मेरी तरह ही है, तो आप उसे अच्छा ही रेट करते हैं। सिमिलर टू मी है तो आप उसके उसके अकॉर्डिंगली अच्छा रेट करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरी तरह नहीं है, अनफेवरेबल है, वो फेवरेबल आपको नहीं लगता, तो फिर आप उसको रेट भी लो रेट करते हैं। सो दीज आर द एरर्स। फिर है जी एट्रीब्यूशन एरर। एट्रीब्यूशन एरर कब आता है? एट्रीब्यूशन एरर टेक्स प्लेस व्हेन अ सुपरवाइजर attributes poor performance to an employee's dispositional tendencies instead of features of the situation. एट्रीब्यूशन एरर का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूशन का मतलब होता है एट्रीब्यूट, अटैच कर देना किसी चीज को। एट्रीब्यूशन एरर का मतलब है कि अगर एक एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो बजाय इसके कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, आप उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखने की बजाय आप कहते हैं कि ये इस पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी है, इसमें तो इसके पास तो स्किल्स ही नहीं है, इसमें इतनी एबिलिटीज ही नहीं है कि ये अच्छा परफॉर्म करे। आप सारा ब्लेम एम्प्लॉय पे डाल देते हो। सिचुएशन को ब्लेम करने की बजाय आप एम्प्लॉय पे ब्लेम डाल देते हो कि दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल टू डू दैट जॉब, या इसमें स्किल्स इतनी नहीं है कि ये इस जॉब को परफॉर्म कर सके। सो दिस इज एन एट्रीब्यूशन एरर। हो सकता है कि वो पर्सन स्किलफुल हो, उसमें एबिलिटीज भी हों, लेकिन जो इक्विपमेंट उसके पास है वो ठीक ना हो, वो खराब हो इक्विपमेंट, जिसकी वजह से वो टाइम पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सका। या हो सकता है कि उसके पास ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिसोर्सेस ना पूरे दिए हों गोल्स अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से वो गोल्स अचीव नहीं कर सका। सो ये है जी एट्रीब्यूशन एरर। सो बजाय इसके कि आप रिसोर्सेज को ब्लेम करो, आप एम्प्लॉयज को ब्लेम कर देते हो कि ये ही एम्प्लॉय इतना कैपेबल नहीं है। सो ये है जी एरर्स। इंटेंशनल एरर्स कौन से होते हैं और अनइंटेंशनल एरर्स कौन से होते हैं? इंटेंशनल एरर्स तीन तरह के होते हैं। द वन इज leniency error, and the other one is severity error, and the third one is central tendency error. ये वो एरर्स हैं जो कि हम अपनी मर्जी से जानबूझ के हमने बहुत लीनियंटली लोगों को रेट कर दिया, बहुत स्ट्रिक्ट हमने रेट कर दिया और हमने एवरेज रेट कर दिया, ये हम खुद करते हैं। दूसरे हैं जी अनइंटेंशनल एरर्स, जो कि हमें पता भी नहीं होता, लेकिन जो हमारी परसेप्शंस होती हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में जो डेटा होता है किसी एक पर्सन को लेके, एम्प्लॉय को लेके, वो सबकॉन्शियसली हमारे रेटिंग को इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि एक पर्सन हमें अपने जैसा लगा,
क्योंकि वो हमारे जैसा है तो हमने उसको अच्छा रेट कर दिया। इसमें कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी कि उसको मैंने लो रेट करना है या हाई रेट करना है या एवरेज रेट करना है। ये अनइंटेंशनली था कि वो पर्सन उसको अपने जैसा लगा, या बजाय इसके कि वो रिसोर्सेज को देखे कि क्या रिसोर्सेज प्रॉपर थे या नहीं थे, वो पर्सन पे उसने ब्लेम कर दिया। वो उसने अनइंटेंशनल एरर्स वो होते हैं, वो एरर्स जहाँ पे मैनेजर्स क्लियरली आइडेंटिफाई ना कर सकें कि रीजंस है क्या, या जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे मैनेजर्स क्लियरली इस चीज़ को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल रीजंस है क्या लो परफॉर्मेंस की। सो वहाँ पे जो चीज़ उन्हें समझ आ रही होती है, जो चीज़ उन्हें सही लग रही होती है, उसकी बेस पे फिर वो उसको रेट कर देते हैं। ये है जी इंटेंशनल एरर एंड इन इंटेंशनल एरर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। वेरी सिंपल, बस आपको, अगर आपको ये याद है कि जी ये इंटेंशनल एरर्स होते हैं, 3 तरह के सिर्फ इंटेंशनल एरर्स होते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी एरर्स हैं वो अनइंटेंशनल एरर्स होते हैं। अब जैसे अनइंटेंशनल एरर में स्टीरियोटाइप एरर की बात की जाए तो देयर कुड बी द क्वेश्चन के अगर फीमेल्स काम कर रही हैं और एक पर्सन उसको फीमेल वर्कर को पसंद नहीं करता, तो उसने ये इंटेंशनल एरर भी हो सकता है। तो नहीं, यूजली क्या होता है, स्टेरियोटाइप एरर बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे सेम जेंडर के लोग सेम जेंडर को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, फीमेल फीमेल्स को सपोर्ट कर रही होती है, मेल मेल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो वाइट हैं वो वाइट को कर रहे होते हैं, ब्लैक्स हैं अगर तो वो ब्लैक को कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, एक कास्ट के लोग अपनी सेम कास्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो लोग डिफरेंट एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, सेम एथनिसिटी के लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इंटेंशनल नहीं होती, लेकिन ये हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। अ, अ, हमारे बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं जो कि अनइंटेंशनली हमारे जो रेटिंग है उस पर भी इन्फ्लुएंस कर जाती हैं ये। देन है जी ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स। हमने एरर्स पढ़े, बहुत सारी हमने टाइप्स पढ़ी एरर्स की, किन किन वजह से होते हैं, क्यों होते हैं ये एरर्स। इन सब एरर्स को ख़त्म करने के लिए मैनेजर्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजर्स को ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जितने एरर्स हैं वो उन कम से कम अ, वो एरर्स हमारे रेटिंग सिस्टम में हो सकें। जितने कम एरर्स होंगे उतनी ही रिलायबल रेटिंग परफॉर्मेंस रेटिंग निकलेगी, और उतना एक्यूरेटली वो जो रेटिंग निकली है वो एक्यूरेटली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अवेलुएट कर रही होगी, असेस कर रही होगी या रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब है जी ट्रेनिंग्स किस किस किस्म के मैनेजर्स के लिए हो सकती हैं सो डेट वो एरर्स को अवॉइड कर सकें। जितने भी रेटिंग एरर्स हैं वो मिनिमम मिनिमम एरर्स हो सके हमारी रेटिंग में। उसके लिए हैं जी ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे। ये वाली जो ट्रेनिंग्स हैं, हम चाहे इंडिविजुअल्स को रेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी यही जो ट्रेनिंग्स हैं मैनेजर्स के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर हम टीम परफॉर्मेंस को भी रेट कर रहे हैं, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस को भी असेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी रेटर्स को जो एरर्स हैं उनको इग्नोर कैसे किया जा सकता है, एरर्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए भी मैनेजर्स के लिए जो ट्रेनिंग ज़रूरी होती हैं वो भी सेम यही वाली ट्रेनिंग्स हैं। सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में आप सिर्फ इंडिविजुअल्स को असेस कर रहे हो, तो इंडिविजुअल को असेस करते हुए भी जो एरर्स आते हैं, जो भी हमने पढ़े हैं एरर्स, उनको मिनिमाइज करने के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं, और चाहे फिर वो टीम परफॉर्मेंस को, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए या अवेलुएट करने के लिए
उसमें जो एरर्स आते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए भी जो ट्रेनिंग्स हैं वो सेम ट्रेनिंग्स हैं। यही 3 ट्रेनिंग्स हैं जो आप मैनेजर्स को दे सकते हो। अब ये ट्रेनिंग्स हैं कौन-सी? सबसे पहले है जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग, जिसे एफओआर ट्रेनिंग भी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग helps improve rater accuracy by thoroughly familiarizing raters with the various performance dimensions to be assessed. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग में होता क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप सिर्फ फोकस करें। इसमें है क्या? इसमें जो रेटर्स हैं उन्हें बताया जाता है कि कौन-कौन सी परफॉर्मेंस डायमेंशंस हो सकती हैं, जिनके अगेंस्ट या जिनके रेफरेंस में परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा सकता है। उन परफॉर्मेंस डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करने की ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजर्स को, जिसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। क्योंकि डेफिनेटली जो हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं वही हमारी डायमेंशंस होती हैं। परफॉर्मेंस डायमेंशंस को हम एज अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कंसीडर करते हुए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं। अगर आपको क्लियर कट पता है कि दीज आर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, दीज आर द परफॉर्मेंस डायमेंशंस, और इन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड इन परफॉर्मेंस डायमेंशंस के अगेंस्ट या विद रेफरेंस टू दीज performance standards and with reference to these performance dimensions employee को evaluate करना है, तो वहाँ पे जो error है वो कम, उसकी जो टेंडेंसी है एरर की वो कम हो जाती है। क्योंकि एम्प्लॉयज के पास एक क्लियर कट डिमेंशंस आ जाती हैं कि मैंने इन इन डिमेंशंस पे परफॉर्मेंस को जज करना है, इन इन डिमेंशंस पे मैंने परफॉर्मेंस को अवेल्युएट करना है। इसके अलावा बाकी और भी जो सब्जेक्टिविटी है और जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं माइंड में और क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को एक तरफ ध्यान देने की या उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन डिमेंशंस के अगेंस्ट ही मुझे रेट करना है। अगर ये डिमेंशंस फुलफिल हो रही हैं तो उन्हें अच्छा रेट किया जाएगा। अगर वो डिमेंशंस फुलफिल नहीं हो रही तो उन्हें लो रेट किया जाएगा। या अगर वो डिमेंशंस मॉडरेटली फुलफिल हुई हैं या नज़र आई हैं, वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मॉडरेटली मीट किए हैं, तो देन फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको रेट किया जाता है। मीन्स यहाँ पे परफॉर्मेंस डिमेंशन या स्टैंडर्ड्स की बेस पे एक रेफरेंस हमारे पास होता है, जिसकी बेस पे हम उसको रेट करते हैं। सो ओवरऑल इस रेटिंग का पर्पस क्या होता है? द ओवरऑल गोल इज टू गिव रेटर स्किल्स सो दैट दे कैन प्रोवाइड एक्यूरेट रेटिंग्स फॉर ईच एम्प्लॉय on each dimension by developing a common frame of reference. सो यहाँ पर क्या है, जब आपके पास एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, जो भी डिमेंशंस आप आएंगी, हर डिमेंशन में आपको पता चल गया कि जी पॉजिटिव ये है, नेगेटिव बिहेवियर ये है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स और नेगेटिव एटीट्यूड्स इसमें ये इन्वॉल्व हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स ये हैं, नेगेटिव इंडिकेटर्स ये हैं, तो फिर आप उन इंडिकेटर्स की बेस पे ही ओवरऑल उन्हें रेट करते हो। सो यहाँ पर एम्प्लॉय के जो अपने सब्जेक्टिविटी है, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल एरर्स हैं, वो फिर यहाँ पर नहीं आते हैं। आप एक्यूरेटली उन डिमेंशंस को देखते हुए ही फिर आप उन्हें रेट करते हो। इसमें होता क्या है जी, द टिपिकल एफओआर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड्स अ डिस्कशन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द इंडिविजुअल्स बीइंग रेटेड एंड द ड्यूटीज इन्वॉल्व्ड, एंड रेटर्स आर देन familiarize with the performance dimensions to be rated by reviewing the definitions for each dimension and discussing examples of good, average and poor performance. इस रेटिंग में ये ट्रेनिंग अब दी किस तरह जाती है मैनेजर्स को? वेरी सिंपल। सबसे पहले इस ट्रेनिंग में होता क्या है, मैनेजर्स के साथ एम्प्लॉय जॉब पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जेडी, उसको डिस्कस किया जाता है, और जो जो ड्यूटीज और उसके टास्क हैं उसको डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करने के बाद फिर जो उन्हें बताया जाता है कि जी ये इनके गोल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये इनकी ड्यूटीज हैं जो इन्होंने अपनी जॉब में परफॉर्म करनी है। पहले मैनेजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैनेजर्स के साथ पहले जेडीज शेयर की जाती हैं,
जेडीज शेयर करने के बाद रेटर्स को फिर पता चल जाता है कि अच्छा जी, दीज आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर द गोल्स जो कि एम्प्लॉय को दिए गए हैं कंप्लीट करने के लिए, और अब इन गोल्स के अगेंस्ट ही उनकी परफॉर्मेंस को अवेलुएट करना। वो जो गोल्स हैं, वो जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो परफॉर्मेंस डायमेंशंस ही होती हैं, और उन वो हमें एक स्टैंडर्ड दे रहे होते हैं कि अगर हमने अपने जो 90% प्रोडक्ट्स हैं, हमने उन्हें सेल आउट करना है। हमारा गोल क्या है कि हमने 6 मंथ्स के अंदर अंदर 90% ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने इनको सेल आउट करना है। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा? 90% प्रोडक्ट्स। अगर उस स्टैंडर्ड से आप अबव चले गए हो, एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया कि 90% प्रोडक्ट्स आपकी सेल आउट होनी चाहिए। अगर आपने 90% से अबव प्रोडक्ट सेल आउट कर दी हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस एक्सीड कर गई है। अगर आपने सिर्फ 90% परफॉर्मेंस आप अगर आपने 90% प्रोडक्ट सेल आउट की हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो एक सेट स्टैंडर्ड था, आपने उसको मीट किया है। लेकिन अगर आपने 90% से कम जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट की हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड से बिलो हो गई है। सो यही जो गोल्स होते हैं, यही हमारी परफॉर्मेंस डिमेंशंस एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट करने में हेल्प आउट करते हैं। सो इसी तरह जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, वहाँ पे क्लियर कट लिखा होता है कि दीज आर योर ड्यूटीज जो आपने करनी है, ये आपके टास्क हैं जो आपने फुलफिल करने हैं। और देन उन ड्यूटीज एंड टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही परफॉर्मेंस डायमेंशंस निकाली जाती हैं। और देन जी परफॉर्मेंस डिमेंशंस क्लियरली क्या है, उन्हें मैनेजर्स को मैनेजर्स उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेनिंग में। और देन फिर वो गुड परफॉर्मेंस क्या होगी, एवरेज परफॉर्मेंस क्या होगी, पुअर परफॉर्मेंस क्या होगी, इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाता है कि अगर स्टैंडर्ड से अबव ले लिया तो वो आपकी गुड परफॉर्मेंस है या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। अगर आपने अब स्टैंडर्ड्स को मीट किया है तो वो गुड हो गई, अगर स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल पास पास है तो एवरेज परफॉर्मेंस है, अगर बहुत ज़्यादा बिलो स्टैंडर्ड आपने अपने गोल्स को अचीव किया है तो वो आपकी पुअर परफॉर्मेंस है। सो ये सब चीज़ें वहाँ पर डिफाइन की जाती हैं, रेटर्स के साथ शेयर मैनेजर्स के साथ शेयर किया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनको। देन फिर रेटर से कहा जाता है कि जी परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म यूज करें, और वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कि एक्चुअली में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है। और देन वो जिन एम्प्लॉयज की जेडीज उनके साथ शेयर की जाती हैं, उन्हें हाइपोथेटिकली फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल पे जो डिमेंशंस उन्होंने जेडीज में से निकाली होती हैं, उन डिमेंशंस की बेस पे उन्हें फिर रेट किया जाता है। ये प्रैक्टिस, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें रेट किस तरह करना है। और इसमें इसमें यूजुअली होता क्या है कि आप एक रिटर्न फॉर्म में भी एक जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस आपके पास एक आ जाती है, या आप वीडियो टेप भी यूज कर सकते हो। आपने एक सिनेरियो रिकॉर्ड किया हुआ है, एक पर्सन की जेडी आपने दे दी, देन एक वीडियो में आपने दिखा दिया कि जी पर्सन ने इतना टारगेट अपना अचीव कर लिया है, ये उसके बिहेवियर्स थे, और ये उसने स्किल शो की है, इन स्किल्स को उसने यूज किया है। और देन वीडियो दिखाने के बाद फिर जो मैनेजर्स हैं उनसे कहा जाता है, जो ट्रेनिंग्स हैं, मैनेजर्स एज अ ट्रेनिंग्स हैं, उनसे कहा जाता है कि जी चले अब अवेल्युएट करें एम्प्लॉयज को। ये जो वीडियो में आपको एम्प्लॉय दिखाया गया है, जो पर्सन दिखाया गया है, अब इसकी परफॉर्मेंस को आप अवेल्युएट करें। वो उसको अवेल्युएट करता है देन परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म पे। एंड देन अवेल्युएट करने के बाद जस्टिफिकेशन भी पूछी जाती है कि जस्टिफाई करें कि आपने इस एम्प्लॉय को रेट क्यों किया, आपको क्यों लगा कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस लो थी, यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस हाई थी, यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस एवरेज थी। तो वहाँ पे फिर जो मैनेजर है ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो जस्टिफिकेशन भी देता है। एंड देन फाइनली अगर तो उसने हर डिमेंशन पे उसको करेक्ट रेटिंग किया है, जो एक्चुअल रेटिंग होनी, अगर तो उसने बिल्कुल ठीक रेट किया है तो वो भी उसको फीडबैक दिया जाता है मैनेजर को।
लेकिन अगर उसकी करेक्ट रेटिंग से रेटिंग्स डिविएट कर रही हैं तो वो भी फिर उसके साथ शेयर किया जाता है कि सही रेटिंग ये होनी चाहिए थी और आपने ये रेटिंग दी है, या एक्चुअल रेटिंग इतनी होनी चाहिए थी लेकिन आपने उसको कम रेट किया है या ज़्यादा रेट किया है। वो जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, फिर उसको एम्प्लॉयज़ के साथ मैनेजर्स के साथ डिस्कस किया जाता है, रीजंस बताई जाती हैं कि इस गैप को आप अपनी एवेल्युएशन को, रेटिंग को किस तरह बेस्ट कर सकते हैं। फिर है जी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग आ जाती है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग जो है ये एक और वे है अनइंटेंशनल रेटिंग एरर्स को कम करने की ट्रेनिंग है। इसका यहाँ पे ज़्यादातर जो फोकस है वो यही है कि जो अनइंटेंशनल एरर्स हैं, इंटेंशनल एरर्स तो जानबूझ के किए जाते हैं, ठीक है, और वो हम जानबूझ के देते हैं ताकि हम फ्यूचर में किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा रेट करते हैं, ये होते हैं। जो मोस्ट स्वेयर एरर्स हैं वो होते हैं अनइंटेंशनल एरर्स, जिनका हमें भी पता नहीं होता, जिनका मैनेजर्स को भी पता नहीं होता कि वो यहाँ पे एरर है, या यहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं, या यहाँ पे वो बायस्ड हो गए हैं किसी ना किसी वजह से। सो ये ज़्यादा स्वेयर एरर्स होते हैं। ये जो अनइंटेंशनल एरर्स हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरर होते हैं, क्योंकि इनका ये अनइंटेंश अनइंटेंशनल होते हैं, तो ये एम्प्लॉयज मैनेजर्स को भी आइडिया नहीं होता कि वो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। सो ये जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग है, ये अनइंटेंशनल रेटिंग एरर्स को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए ये वाली ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। और इस ट्रेनिंग में क्या होता है, इस ट्रेनिंग में रेटर्स को हमने किस तरह रेटर्स ऑब्जर्व करते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, डेटा को, परफॉर्मेंस को स्टोर करते हैं, और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की बेस पे किस तरह परफॉर्मेंस को मैनेजर्स याद करते हैं, अपनी मेमोरी में जो डेटा होता है उसे रिकॉल किस तरह किया जाता है, और देन परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ किस तरह करते हैं एवेल्युएट करने के लिए। ये सारी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। इस ट्रेनिंग का बेसिकली जो पर्पस है वो क्या होता है, वो रेटर्स जो हैं या जो मैनेजर्स हैं उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता है कि परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किस तरह करना है, परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए किन किन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना है, कैसे हमने डेटा को स्टोर करना है, अ, अगर हमने मेमोरी में हमारी चीज़ें हैं उन्हें रिकॉल कैसे करना है, देन वो जो डेटा है परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हुए उस डेटा को जो आपने ऑब्जर्व की है परफॉर्मेंस, और ऑब्जर्वेशन के दौरान जो डेटा आपने इकट्ठा किया है परफॉर्मेंस का, एवेल्युएट करते हुए आपने उस डेटा को यूटिलाइज किस तरह करना है, आपने अपनी रेटिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए उन परफॉर्मेंस को कैसे यूटिलाइज करना है। इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल्स होनी चाहिए कि इस टाइम पे आपने ये काम किया था, उस टाइम पे आपने आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। अगर एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आपने उनको साथ साथ नोट डाउन भी किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर आप इफेक्टिवली एग्जाम्पल्स देते हुए अपनी रेटिंग्स को जस्टिफाई कर सकते हो। सो ये सारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें होता क्या है कि इसमें रेटर्स को ये दिखाया जाता है कि जी हम जो ऑब्जर्वेशनल एड्स हैं जैसे नोट्स हैं या डायरीज हैं, हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम डायरी सिस्टम होता है या हम किस तरह नोट्स ले सकते हैं परफॉर्मेंस के। देन ये रेटर्स को हेल्प आउट करता है कि जो प्री इस्टेब्लिश नंबर ऑफ बिहेवियर्स हैं ऑन ईच परफॉर्मेंस डिमेंशन, कि हर परफॉर्मेंस डिमेंशन पे पॉजिटिव डिजायरेबल बिहेवियर्स कौन से हो सकते हैं और अनडिजायरेबल बिहेवियर कौन कौन से होंगे। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये पहले से आपने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, पहले से आपने इन इंडिकेटर्स को कैसे इस्टेब्लिश करना है कि अगर एम्प्लॉय का ऐसा बिहेवियर होगा तो ये डिजायरेबल बिहेवियर है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर इस तरह का होगा तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है। ये इंडिकेटर्स हम पहले से भी डिफाइन कर लेते हैं डिमेंशंस के बेस पे। देन
इसकी बेस पे फिर क्या होता है, आपने इंडिकेटर्स डिफाइन कर लिए, देन ड्यूरिंग जब आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो जितने क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं साथ साथ मैनेजर्स उन्हें नोट डाउन करते जाते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट्स को नोट डाउन करने का पर्पस क्या होता है? क्रिटिकल इंसिडेंट्स को नोट डाउन करने का पर्पस ये होता है कि मैनेजर्स जब परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर रहे होते हैं या जो रेटिंग दी होती है, उस रेटिंग को वो एग्जाम्पल्स के साथ, उन इंसिडेंट्स के साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं। और साथ में जब आप ये रिकॉर्ड कर रहे होते हो कि जी इस टाइम पे ये वाला इंसिडेंट हुआ, इस टाइम पे एम्प्लॉय का बिहेवियर ये था, इस टाइम पे एम्प्लॉय का बिहेवियर ये था, वहाँ पे साथ-साथ डेट एंड टाइम को मेंशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप क्लियरली बता सको कि इस दिन, इस टाइम पे दैट वाज़ द सिचुएशन और आपका बिहेवियर ये था। जब आप ये सारी डिटेल एम्प्लॉयी के सामने रखते हो, तो वहाँ पे फिर डिसएग्रीमेंट आ ही नहीं सकता। देन जी इसमें फिर ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अ it serve as a memory aid when filling out evaluation forms. Memory aids are beneficial because ratings based on memory alone without notes or diaries are likely to be distorted due to the factors of social context and time. और दूसरा ये जो बिहेवियर ट्रेनिंग है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग है, इसमें नोट्स लेना, परफॉर्मेंस को डॉक्यूमेंट करना, उसके नोट्स लेना डायरी में या इलेक्ट्रॉनिकली आप ले रहे हैं, वो क्यों ज़रूरी होता है? ये आपको चीज़ें याद रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अगर आप खाली सिर्फ़ कुछ भी नोट डाउन नहीं करते और अगर हम अपनी मेमोरी पे सिर्फ़ रिलाय करते हैं, तो एट टाइम्स मैनेजर्स को भूल भी जाता है। ये विद द बेसिस ऑफ क्योंकि एक जो मैनेजर है वो सिर्फ़ एक एम्प्लॉयी को मैनेज नहीं कर रहा, वो एक मैनेजर के अंडर 5 से 6, 10 एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं। सो 10 के 10 एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करना और उसका डेटा, उनकी परफॉर्मेंस का डेटा सिर्फ याद रखना, इट्स नॉट पॉसिबल। उनका मैनेजर्स का काम सिर्फ परफॉर्मेंस जो है उसको याद रखना ही नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ की। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिपार्टमेंटल काम होते हैं और भी बहुत सारी डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जिसको उन्होंने फुलफिल करना होता है। सो अगर हम इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दरमियान में एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को याद रखना शुरू कर दें और वो भी सिर्फ 1 नहीं 4 से 5 या 10 एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को याद रखना शुरू कर दें, तो वहाँ पे फिर मिस्टेक हो सकती है। आपको भूल जाता है कि इस परफॉर्मेंस की इस एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस कैसी थी, या समटाइम्स ये भी हो जाता है कि किसी दूसरे एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस के जो बिहेवियर्स हैं या उसके जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स हैं, वो हम इस एम्प्लॉयी के साथ लिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली याद नहीं होता या याद करना मुश्किल होता है मैनेजर्स के लिए कि ये जो मिस्टेक थी ये किससे हुई थी, एम्प्लॉय ए से हुई थी, बी से हुई थी या सी से हुई थी। सो इसलिए बेहतर होता है कि हम उन्हें साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। देन लास्ट है जी सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग। सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग क्या होती है? सेल्फ का मतलब है कि खुद से आपने खुद को ट्रेन करना है। खुद को आप कैसे ट्रेन करोगे? खुद को आपने इस तरह ट्रेन करना है कि आप रेटिंग एरर्स जो हैं आप उन्हें मिनिमाइज कर सको। खुद को किस तरह ट्रेन किया जाता है, खुद हम कैसे कोशिश कर सकते हैं एरर्स को मिनिमाइज करने की, ये वाली ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इस ट्रेनिंग में क्या होता है जी, इस ट्रेनिंग में जो रेटर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाता है कि आप परफॉर्मेंस को यू हैव एन एबिलिटी कि आप परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसे एसएल ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में क्या होता है जी, इसमें इंक्लूड होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, mental imagery and positive beliefs and thought patterns। वेरी सिंपल इन इजी वर्ड्स ये होता क्या है, इसमें जो रेटर है या जो मैनेजर है वो करता क्या है। मैनेजर खुद से बात कर रहा होता है कि जी अच्छा दीज आर द प्रॉब्लम्स, और अगर मैं ये वाली रेटिंग दूंगा तो तब एम्प्लॉय का रिएक्शन क्या होगा, और अगर मैं अ, इसको इतना रेट करूंगा तो तब एम्प्लॉय का रिएक्शन क्या होगा। फिर वो पॉजिटिव बिलीव्स एंड थॉट पैटर्न्स वो सब कुछ खुद ही एक
पिक्चर एक एज्यूम कर रहा होता है कि अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस को इन डिमेंशंस के अगेंस्ट एवेल्युएट करूं, ये वाली रेटिंग दूं, तब क्या सिचुएशन होगी, तब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, किन किन एग्जाम्पल्स के थ्रू इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। ये सारा जो प्रोसेस है ये मैनेजर खुद सोच रहा होता है। वो जो सिचुएशन है उसको खुद वो इंटरप्रेट कर रहा होता है, उसको खुद वो एनालाइज कर रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है उस पूरी सिचुएशन को। देन उसके अकॉर्डिंगली फिर वो खुद को ट्रेन करता है कि उसने कैसे जस्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। ये क्या है, ये ट्रेनिंग क्या करती है, ये ट्रेनिंग आपके सेल्फ डायरेक्शन को इंक्रीज करती है, सेल्फ मोटिवेशन को इंक्रीज करती है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है कि आप डेफिनेटली जब आप खुद ही सब सिनेरियो सोच रहे हो, आप जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हो हर चीज की, परफॉर्मेंस डेटा को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप खुद ही सब कुछ उसके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो मोटिवेशन है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप होता है इससे। आपको पता चलता है कि यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन, यू कैन टैकल दैट सिचुएशन, आप एक्यूरेटली इस चीज को टैकल कर सकते हो। जो ओवरऑल एम्फोसिस है वो होता है जी इंट्रिंसिक जो एस्पेक्ट है उस पे होता है, सोर्स ऑफ बिहेवियर स्टैंडर्ड्स एंड एम्फोसाइजेस डूइंग थिंग्स फॉर देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। आप इंट्रिंसिकली सोच रहे होते हो, थॉट प्रोसेस इसमें होता है कि हमने मैनेज किस तरह करना है इसको। Asset trading has become a popular tool in the context of performance management system and as a type of training programs beneficial for supervisors even when they are not necessarily involved in a performance management system. So ये ज़रूरी नहीं है asset training ये हर तरह के context में suitable है। It's not possible कि अगर manager performance management system में involve हों तो तब ही ये training suitable होगी, नहीं। अगर कोई मैनेजर लीडरशिप क्वालिटीज को भी बिल्डअप करना चाहता है तो उसके लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सूटेबल है उसके लिए। जैसे कि जी एसएल ट्रेनिंग ये इफेक्टिव कैसे है, ये आपके आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है उसे, आपके जो मेंटल प्रोसेस है उसे इनहेंस करता है। आप सोचते हो हर सिनेरियो से, आप सोचते हो और देन आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है, आपका जो एक बिलीफ है कि आई कैन डू समथिंग, मैं ये काम कर सकता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और जी ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हुए कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें एड्रेस करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जी परफॉर्मेंस, आपको क्या लगता है व्हाट इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या आप में इतनी कैपेसिटी है कि मैनेजर्स ये क्वेश्चन सोचता है कि वेदर मेरे 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 में इतनी कैपेसिटी है कि मैं ऑब्जर्व कर सकूं, मैं क्या परफॉर्मेंस एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकता हूं, क्या मैं एक्यूरेटली रेट कर सकता हूँ। देन वो इमेजिन करता है एक मेंटल इमेजेस, वो जो सिनेरियो है, वो जो सिचुएशन है उसे इमेजिन करता है कि क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा या वो डिफेंसिव हो जाएगा या वो डिसएग्रीमेंट शो करेगा फीडबैक लेने के बाद, और अगर वो डिसएग्रीमेंट शो करेगा तो, या अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वहाँ पे उसको सेटिस्फाई कैसे करना है, परफॉर्मेंस को डिस्कस कैसे करना है, एग्जाम्पल्स कौन सी देनी है, कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं जो नोट डाउन करने हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये परफॉर्मेंस का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रही होती हैं और उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रही होती हैं कि वो इफेक्टिवली वो पहले से ही हर चीज़ प्लान करता है, हर सिचुएशन को वो सोच रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है, और उसको हैंडल कैसे करना है हर तरह से वो प्रिपेयर होता है। दैट्स अ रीज़न इस ट्रेनिंग की वजह से ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल जो थोड़ी सा वो डिस्कम्फर्टनेस जो होती है वो भी काफ़ी हद तक कवर खत्म हो जाती है। वो इसलिए खत्म हो जाती है कि एम्प्लॉय पहले से ही सेल्फ प्रिपरेशन करके आया होता है, वो वेल प्रिपेयर्ड होता है।
देन जी इस ट्रेनिंग का गोल भी यही होता है कि जी आपने जो रेटर है उसके डिस्कम्फर्टनेस को आपने डिक्रीज करना है। और इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इस ऐसा ट्रेनिंग में, जो रेटर है उसे सबसे पहले एक वीडियो टेप दिखाई जाती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जी मैनेजर किस तरह एक सक्सेसफुली किस तरह परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहा है। उसे पहले ये एक वीडियो दिखाई जाती है। वीडियो दिखाने के बाद जो रेटर्स हैं उन्हें एंगेज किया जाता है जी फॉलो अप डिस्कशन में। जो वीडियो टेप में बिहेवियर्स उसने नोट डाउन किए हैं, मैनेजर्स ने कैसे कैसे मीटिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वो जो सक्सेसफुल फैक्टर्स होते हैं रेटर्स फिर उन्हें आइडेंटिफाई करता है, उन्हें डिस्कस किया जाता है। और उन्हें डिस्कस करने के दो गोल्स होते हैं। एक एक तो ये गोल होता है कि जो रेटर है वो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता है कि जो वीडियो में मैनेजर है उस मैनेजर ने कैसे नेगेटिव फीडबैक को भी कन्वे किया। और दूसरा ये वो इस चीज़ को भी देख रहा होता है कि एक एक तो ये भी उसको आइडिया हो जाता है कि अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। और दूसरा वो ये भी लर्न करता है, जो मैनेजर है, जो ट्रेनर है, जो रेटर है, वो ये भी लर्न करता है कि वो खुद भी अगर एक सक्सेसफुल मीटिंग करना चाहता है तो वो कंडक्ट कर सकता है। देन थर्ड नंबर पे क्या आता है, रेटर्स को पहले एक वीडियो दिखा दी। वीडियो दिखाने के बाद उसे दिखा दिया कि एक सक्सेसफुली मीटिंग किस तरह करते हैं, किस तरह मीटिंग की जाती है। वीडियो दिखाने के बाद फिर रेटर्स को खुद एक रोल दिया जाता है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, एक एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है और देन रेटर से कहा जाता है कि अब आप इस एम्प्लॉय को फीडबैक दें। और वो जो देन फिर जो रेटर है या जो मैनेजर है वो हाइपोथेटिकली एम्प्लॉय को फीडबैक देता है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये एक रोल प्ले करता है वो। और ये रोल तब तक वो रिपीट होती हैं ये चीज़ें ट्रेनिंग में जब तक वो बिल्कुल एक मास्टर ना बन जाए कि एक एक्यूरेटली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, जब तक वो सीख ना ले। सबसे पहले उसे वीडियो के थ्रू दिखाया जाता है। वीडियो के थ्रू दिखाने के बाद फिर उसको खुद एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जाती है। और देन फिर उसको कहा जाता है कि नाउ यू आर द मैनेजर एंड यू हैव टू कंडक्ट अ परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग। आपको परफॉर्मेंस असेसमेंट करनी है इस एम्प्लॉय की। और देन फिर वो उसको फीडबैक देता है। सो मीन्स इसमें क्या है कि जी रेटर्स इसमें इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल एरर्स दोनों तरह के रेटर्स जो हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। सो इसमें आप गुड कम्युनिकेशन प्लान और जो वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स आप ले सकते हैं। और अगर हम कम्युनिकेशन प्लान की बात करें तो कन्विंसिंग रीजंस आपके पास होनी चाहिए। और कन्विंसिंग रीजंस आपके पास कैसे आएंगी, अगर आपने साथ साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसिडेंट्स को नोट डाउन किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स को आपने साथ साथ नोट डाउन किया है, तो देन ही आपके पास एक रीजंस हो सकती हैं कि दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आपके एक्यूरेट या इनएक्यूरेट परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं। सो they should allow raters to generate a common FOR to be used in evaluating performance, as well as offer rater tools to improve observation and memory skills and help mitigate the discomfort generated by the performance management process. So एक blended approach होनी चाहिए जिसमें आप हो कि आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग है वो भी हो जाए और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग के साथ साथ जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग है ये भी हो जाए। ये दोनों तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं उन्हें कंबाइन करते हुए भी फीडबैक दिया जा सकता है। आपने परफॉर्मेंस डिमेंशंस आइडेंटिफाई कर ली, देन उन परफॉर्मेंस विच इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अगेंस्ट जो पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर्स थे विच इज अ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, आपने वो भी नोट डाउन कर लिए। तो आप इन दोनों को मिक्स करके भी आप फीडबैक दे सकते हो, आप बता सकते हो उनको कि जी दीज आर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जिनके अगेंस्ट आपको एवेल्युएट किया जा रहा है, एंड दीज आर द बिहेवियर्स जो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्टिव या इनइफेक्टिव जिन्होंने बनाया है, जिसकी वजह से आपको हाई रेट या लो रेट किया गया है।